क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है जो आपको नहीं सुनना चाहिए था और उस बातचीत ने आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? दिल्ली के एक अमीर व्यवसायी रोहन मेहरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी घरेलू सहायिका का एक वाक्य उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वह जोर बाग में अपने आलीशान खाली अपार्टमेंट की खामोशी का आदी हो चुका था, लेकिन उस रात जब वह रसोई के पास से गुजरा तो उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे वहीं रोक दिया। मुझे कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मीरा, उसकी सहायिका फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। यह जानने के लिए अंत तक बने रहें कि कैसे एक अप्रत्याशित मदद एक सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोहन अपने आलीशान अपार्टमेंट के गलियारों में अपने ही साम्राज्य में एक भूत की तरह घूमता था। 45 साल की उम्र में उसने एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे, लेकिन हर रात वह एक ऐसे घर में लौटता था जहां उसके कदमों की गूंज ही उसकी एकमात्र साथी होती थी। भव्य दीवारें, आयातित फर्नीचर, हर कोने को सुशोभित करती कलाकृतियां, सब कुछ अपनी खोखली पूर्णता से उसका मजाक उड़ाती थीं। उसने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसकी उसने इच्छा की थी, सिवाय एक चीज के जो वास्तव में मायने रखती थी, कोई जिसके साथ वह सब कुछ साझा कर सके। उसके व्यवसाय ने उसे पैसा, शक्ति, दिल्ली में सम्मान दिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा छीन लिया था जिसे उसने खोने का एहसास भी नहीं किया था जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई थी। अब खामोशी उसकी दिनचर्या थी, उसका खुद चुना हुआ दंड, एक अपरिहार्य वास्तविकता। वह अकेले खाता था, अकेले काम करता था, अकेले सोता था। सामाजिक समारोह केवल दायित्व थे जहां वह मुस्कुराने और बातचीत करने का दिखावा करता था जिसे वह घर पहुंचने से पहले ही भूल जाता था। उसके कर्मचारियों ने एक पेशेवर दूरी बनाए रखी थी जिसे उसने खुद सालों पहले स्थापित किया था जब उसने फैसला किया था कि भावनात्मक दीवारें निराशा से ज्यादा सुरक्षित थीं। मीरा ही एकमात्र थी जो उसके साथ 3 साल से काम कर रही थी, शांत, कुशल, उसे परेशान न करने के अपने प्रयास में लगभग अदृश्य। वह 35 साल की एक महिला थी जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार से आई थी, जो अपने परिवार की मदद करने के लिए बेहतर जीवन की तलाश में दिल्ली आई थी। उस मंगलवार की रात रोहन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, अपने कार्यालय में कुछ दस्तावेजों की जांच करने के बारे में सोच रहा था, जब कुछ अप्रत्याशित ने उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया। रसोई से मीरा की आवाज आई, दबी हुई और कांपती हुई, उस पेशेवर लहजे से अलग जो वह हमेशा इस्तेमाल करती थी। रोहन गलियारे में चुपचाप खड़ा रहा, ताक झांक करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने कदम आगे बढ़ाने में असमर्थ था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति की अचूक आवाज सुनी जो फोन पर बात करते समय रोने की कोशिश कर रहा था। निराशा और शर्म का मिश्रण जो केवल तब आता है जब जीवन हमें बिना किसी रास्ते के घेर लेता है। शब्द टूटे फूटे लग रहे थे, उस बेचैनी से भरे हुए जो दीवारों को भेद कर एक मूक चीख की तरह मदद मांग रही थी। रोहन ने मीरा को इस तरह कभी नहीं सुना था, नाजुक, मानवीय, वास्तविक। 3 साल तक वह सिर्फ वह महिला थी जो उसके घर को साफ सुथरा रखती थी, जो उसका खाना बनाती थी, जो चुपचाप सफाई करती थी और जब वह आता था तो गायब हो जाती थी। लेकिन अब यह धीमी आवाज बता रही थी कि मीरा सिर्फ एक कुशल कर्मचारी नहीं थी, बल्कि समस्याओं, आशंकाओं और एक ऐसे जीवन वाली इंसान थी जिसे जानने की उसने कभी परवाह नहीं की थी। जिज्ञासा ने उसे थोड़ा और करीब जाने के लिए प्रेरित किया, इतना करीब कि उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सके, लेकिन बिना देखे। उसे लगा कि वह कुछ निजी, कुछ पवित्र पर हमला कर रहा है, लेकिन उसके पैर दूर जाने के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। उसने आगे जो सुना वह उसके खाली पेट पर एक मुक्के की तरह लगा, जो भूल गया था कि पैसे से ज्यादा किसी चीज की जरूरत कैसी होती है। मीरा की आवाज स्पष्ट, हताश और असंभव थी। मैं जानती हूं कि यह पागलपन लगता है, प्रिया, लेकिन मुझे कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। रोहन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने सुना उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। कल के लिए एक बॉयफ्रेंड, यह वाक्य बेतुका, लगभग हास्यास्पद लग रहा था, जैसे किसी दोपहर के टीवी सीरियल से लिया गया हो। लेकिन मीरा की निराशाजनक आवाज में, उसके होठों से निकलते ही उसके शब्दों के कांपने के तरीके में कुछ भी मजेदार नहीं था। रोहन गलियारे की दीवार से सटकर
छाया में छिपा हुआ। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसी चीज क्यों मांगेगा। मीरा अपनी दोस्त को अपनी दुविधा का हर विवरण समझाते हुए और अधिक आग्रह के साथ बोलती रही, जैसे कोई ऐसे पाप को कबूल कर रहा हो जिसे वह अब अकेले सहन नहीं कर सकती। रोहन ने हर शब्द को उस ध्यान से सुना जो उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकों में भी कभी नहीं दिया था। इस कच्ची भेद्यता में कुछ ऐसा था जिसने उसे उस गलियारे में बांधे रखा, दूर जाने में असमर्थ, दिखावा करने में असमर्थ, कुछ भी न सुनने का। सालों में पहली बार रोहन ने कुछ ऐसा सच्चा देखा, कुछ ऐसा जिसे खरीदा या योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता था, कुछ ऐसा जिसने उसे अजीब तरह से जीवित महसूस कराया। उसके आलीशान अपार्टमेंट की खामोशी कभी इतनी दर्दनाक नहीं लगी थी, जब किसी और की आवाज उस मानवता को प्रकट कर रही थी जिसे वह भूल गया था। उसने सोचा कि मीरा ने कितनी बार इस तरह की समस्याओं का सामना किया होगा, कितनी रातें वह चुपचाप रोई होगी जबकि वह अपने कार्यालय में बंद रहता था, बिना आत्मा के आंकड़ों की जांच करता था। एक कांटेदार पौधे की तरह अपराधबोध उसके गले में चढ़ने लगा। मीरा अपनी दोस्त से बात करती रही और हर शब्द एक ऐसी दुनिया के लिए एक खुली खिड़की की तरह था जिसे रोहन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने बताया कि उसकी छोटी बहन की शादी कल होने एक कांटी तरह वाली है, एक पारिवारिक कार्यक्रम जिसकी योजना महीनों से बनाई जा रही थी और पूरा परिवार मौजूद रहेगा। समस्या शादी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार द्वारा उसके आने के लिए रखी गई शर्त थी। यह कोई अपराध नहीं है, मीरा सिसकियों के बीच जोर देकर बोली, यह सिर्फ एक रिवाज है। उसका परिवार एक ऐसा परिवार था जो अभी भी ऐसी बातों में विश्वास करता था, जहां 35 साल की एक महिला बिना साथी के चिंता, कानाफूसी और दया भरी नजरों का कारण होती है। यह सुनकर रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन लोगों के प्रति एक अप्रत्याशित गुस्सा महसूस किया जिन्हें वह जानता भी नहीं था, लेकिन जो उसके लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इतना दुख पैदा कर रहे थे। मीरा ने अपनी बात जारी रखी कि उसकी मां बीमार है, कि डॉक्टर ने उसे ज्यादा समय नहीं दिया है, कि यह शादी शायद आखिरी बार होगी जब वे एक पूरे परिवार के रूप में मिलेंगे। और एकमात्र चीज जो उसकी मां चाहती थी, एकमात्र चीज जो उसने एक कमजोर आवाज में मांगी थी, जो अब और कुछ नहीं मांग सकती थी, वह थी मीरा को खुश देखना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसकी देखभाल करता हो। विडंबना क्रूर थी। मीरा को अपनी बीमार मां को शांति देने के लिए खुश होने का नाटक करना पड़ा, उसे सच्चा प्यार दिखाने के लिए प्यार होने का झूठ बोलना पड़ा। रोहन ने अपने सीने में कुछ अजीब सा हिलता हुआ महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसने इतने लंबे समय से महसूस नहीं किया था कि वह लगभग उसका नाम भूल गया था। सहानुभूति। फोन पर बातचीत जारी रही, लेकिन अब मीरा और धीरे धीरे बोल रही थी, मानो शर्म निराशा से ज्यादा भारी हो। उसने अपनी दोस्त प्रिया को बताया कि उसने सभी विकल्पों पर विचार किया है, कि उसने रद्द करने, बहाना बनाने या बिल्कुल न आने और अपनी बहन को बिना किसी जटिलता के अपना आदर्श दिन बिताने देने के बारे में सोचा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने एक धीमी आवाज में समझाया। उसकी मां ने उससे आने की भीख मांगी थी क्योंकि वह उसे वहां मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि शायद यह आखिरी बार होगा जब वे एक परिवार के रूप में एक साथ हो सकेंगे। मीरा ने स्वीकार किया कि उसने 2 लोगों से मदद मांगने की कोशिश की थी जिन्हें वह जानती थी, लेकिन दोनों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह बहुत अजीब, बहुत असहज, बहुत जटिल है। रोहन ने हर विवरण सुना, अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस किया। सालों की सुन्नता के बाद जाग रहा था। उसने इतना समय एक मशीन की तरह काम करते हुए बिताया था, केवल संख्याओं और रणनीतियों के आधार पर निर्णय लेते हुए, कि वह भूल गया था कि किसी ऐसी चीज से प्रेरित होना कैसा लगता है जो अधिक मानवीय, अधिक शुद्ध हो। मीरा ने फोन यह वादा करते हुए समाप्त किया कि वह कोई समाधान खोज लेगी, हालांकि उसकी आवाज हारी हुई लग रही थी, जैसे कोई ऐसी असंभव चीज का वादा कर रहा हो जो केवल एक दर्दनाक बातचीत को समाप्त करने के लिए हो। रोहन ने फोन बंद होने की आवाज सुनी, जिसके बाद दबी हुई सिसकियां आईं, जिसे मीरा रोकने की कोशिश कर रही थी। वह उस अंधेरे गलियारे में खड़ा रहा। जो कुछ भी उसने सुना था उसे संसाधित कर रहा था, एक ऐसे निर्णय का बोझ महसूस कर रहा था जिसे लेने का उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था। लेकिन उन अनजाने में सुनने के मिनटों में कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जो इस रात को उसके जीवन की अन्य सभी खाली रातों से अलग बना देगा।
रोहन उस गलियारे से हिल नहीं सका, मानो उसके 50 रुपये के महंगे जूते आयातित संगमरमर के फर्श से चिपके हुए हों। उसने रसोई में मीरा के कदमों की आवाज सुनी, पानी बहने की आवाज। शायद अपना काम खत्म करने से पहले अपने आंसू पोंछने के लिए अपना चेहरा धो रही थी। वह जानता था कि उसे अपने कार्यालय में वापस जाना चाहिए, यह दिखावा करना चाहिए कि उसने कुछ नहीं सुना और मीरा को अपनी समस्याओं को खुद हल करने देना चाहिए, जैसे सभी जिम्मेदार वयस्क करते हैं। लेकिन कुछ ने उसे वहीं रोके रखा। एक अदृश्य शक्ति जिसका वह नाम नहीं ले सकता था, लेकिन जिसे उसने अपने सीने पर दबाव डालते हुए महसूस किया। 3 साल तक मीरा उसके जीवन की सजावट का हिस्सा रही थी, जैसे फर्नीचर मौजूद था लेकिन उतना ही अवैयक्तिक था। उसने कभी उसके परिवार, उसके सपनों, उसके डर के बारे में नहीं पूछा था। उसने कभी भी उस कुशल कर्मचारी से ज्यादा नहीं देखा जो उसकी दुनिया को बिना किसी जटिलता के चलाता था। और अब मिनटों में यह अदृश्य महिला दर्दनाक रूप से वास्तविक हो गई थी, जटिल समस्याओं और भावनाओं के साथ जिन्हें वह भूल गया था। रोहन ने अपने पूरी तरह से कंघी किए हुए बालों को रगड़ा, उन्हें दिन में पहली बार बिखेरते हुए कुछ करने की एक अजीब इच्छा महसूस की, कुछ भी ताकि वह दबी हुई रोने की आवाज उसके सिर में गूंजना बंद हो जाए। यह खोखली दया नहीं थी, अभिमानी दान नहीं था, यह कुछ गहरा था और भी स्वार्थी, एक दर्द की स्वीकृति जिसे वह खुद बहुत अच्छी तरह से जानता था। मीरा रसोई से बाहर निकली, अपने एप्रन पर अपने हाथ पोंछ रही थी। एक तही कथा पाचार करती है। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उस पेशेवर आचरण को वापस पाने की कोशिश कर रही थी जिसे वह हमेशा बनाए रखती थी। उसे उस समय गलियारे में किसी के मिलने की उम्मीद नहीं थी, खासकर रोहन, जो वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा शून्य में घूर रहा था। उनकी आंखें मिलीं और समय उस गलियारे में रुक गया जो केवल रात की कोमल रोशनी से रोशन था। मीरा ने यह महसूस करते हुए कि वह उसकी निजी बातचीत सुनने के लिए काफी करीब खड़ा था, डर से आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी शर्मनाक भेद्यता का क्षण उसके सांवले चेहरे से रंग उड़ गया, उसे पीला बना दिया, मानो पृथ्वी उसके पैरों के नीचे फटने वाली हो। रोहन ने उसकी आंखों में घबराहट देखी, किसी ऐसे व्यक्ति का डर जिसने अभी अभी गलत व्यक्ति के सामने खुद को बहुत ज्यादा उजागर कर दिया है, जो जानता है कि उसने उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया है जो पेशेवर को व्यक्तिगत से अलग करती है। मीरा एक कदम पीछे हटी, उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि वह उन शब्दों की तलाश कर रही थी जो अकथनीय की व्याख्या कर सकते थे, जो हो चुका था उसे रद्द कर सकते थे। रोहन ने शांत करने के इशारे में अपना हाथ उठाया, यह जानते हुए कि उस समय उसका कोई भी शब्द मीरा को भागने या पूरी तरह से टूटने पर मजबूर कर सकता था। उसे इसे सावधानी से संभालना था, उस कोमलता के साथ जिसका वह आमतौर पर अपनी दिन प्रतिदिन की बातचीत में उपयोग नहीं करता था। उनके बीच की हवा असहजता से भरी थी, अनकहे शब्द, बिना अनुमति के उजागर हुए रहस्य। मेहरा साहब, मुझे खेद है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मीरा ने टूटी फूटी आवाज में माफी मांगनी शुरू कर दी। उसके शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे, समझाने की उसकी हड़बड़ी में। लेकिन रोहन ने अपना सिर हिलाया, उसे खत्म करने से पहले ही रोक दिया। माफी की एक अनावश्यक दीवार बनाने से पहले उसे उस समय एहसास हुआ कि उसके पास 2 विकल्प हैं। वह वही कर सकता था जो वह हमेशा करता था, एक पेशेवर दूरी बनाए रखता था, यह दिखावा करता था कि उसने कुछ नहीं सुना और प्रत्येक को अपनी समस्याओं को निजी तौर पर हल करने देता था। या वह कुछ अलग कर सकता था, कुछ ऐसा जो उसे ठीक इसलिए डराता था क्योंकि कोई गाइड या बाहर निकलने की रणनीति नहीं थी। मीरा ने भीख मांगती आंखों से उसे देखा। मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि उससे यह भूलने की भीख मांग रही थी कि उसने क्या सुना था और उसे अपनी गरिमा और अपनी नौकरी बनाए रखने देने की। रोहन ने उसकी आंखों के चारों ओर छोटी छोटी झुर्रियों पर ध्यान दिया, बिना नींद की रातों और लगातार चिंताओं के संकेत जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था क्योंकि उसने कभी वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। उसने बहुत काम करने से फटे हाथ, बिना नेल पॉलिश के छोटे नाखून किसी ऐसे व्यक्ति के देखे जिसके पास सुंदरता के लिए समय नहीं था, किसी ऐसे व्यक्ति की झुकी हुई मुद्रा जो हर दिन एक अदृश्य बोझ ढोता था। मीरा सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, वह एक पूरी महिला थी जिसके जीवन में जिम्मेदारियों और दर्द से भरा था, जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। और अब यह वास्तविकता उसके सामने थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था, किसी तरह की प्रतिक्रिया की मांग कर रही थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मीरा,
यह मैं था जिसने अनजाने में सुन लिया। रोहन ने सामान्य से अधिक नरम आवाज में कहा, उस आधिकारिक लहजे से बहुत अलग जिसका वह अपने कार्यालय में उपयोग करता था। मीरा ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं, यह नहीं जानती कि इस अप्रत्याशित दयालुता की व्याख्या कैसे की जाए, एक ऐसे व्यक्ति से जो हमेशा विनम्र लेकिन दूर रहा था। रोहन ने महसूस किया कि उसे समझाने के लिए जगह देने की जरूरत है, ताकि वह यह तय कर सके कि वह बिना किसी दबाव या निर्णय के कितना साझा करना चाहती है। वह दीवार से सट गया, एक ऐसी मुद्रा अपनाते हुए जो कम डरावनी थी, बॉस की तुलना में एक समान की तरह। हालांकि वे दोनों जानते थे कि उनके बीच सत्ता की गतिशीलता कभी भी पूरी तरह से सममित नहीं होगी। मीरा ने एक गहरी सांस ली, एक जिद्दी आंसू पोंछा जो उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी गालों पर बहता रहा। उसने फर्श को देखा, बात करते समय अपनी नजर बनाए रखने में असमर्थ, मानो अपनी स्थिति को स्वीकार करने का मतलब एक अक्षम्य कमजोरी को स्वीकार करना था। और फिर एक कामपति लेकिन दृढ़ आवाज में उसने वह समझाना शुरू कर दिया जो रोहन ने पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसे सीधे उससे सुनने की जरूरत थी। उसने अपनी बहन अंजलि की शादी के बारे में बताया, जो 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अपने परिवार के पारंपरिक मानकों के अनुसार प्यार में भाग्यशाली एकमात्र। उसने बताया कि उसके माता पिता ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लोग थे, एक ऐसे परिवार से जहां प्राचीन रीति रिवाज अभी भी सह अस्तित्व के अलिखित नियमों को निर्धारित करते हैं, और जहां 35 साल की एक अविवाहित महिला को एक मूक विफलता के रूप में देखा जाता है, जिसे हर कोई महसूस करता है लेकिन सीधे उल्लेख नहीं करता है। मीरा ने अब और अधिक धारा प्रवाह रूप से अपनी व्याख्या जारी रखी, मानो शब्द उसके गले में बहुत लंबे समय से बंद थे कि एक बार रास्ता मिल जाने पर वे बेकाबू हो गए। उसने बताया कि उसकी तीनों बहनें शादीशुदा थीं और उनके बच्चे थे, जिनकी जिंदगी को उसकी मां पूर्ण और धन्य मानती थी। लेकिन वह मीरा ने एक अलग निर्णय लिया था। जब उसके पिता बीमार पड़ गए तो वह काम की तलाश में दिल्ली आ गई। हर महीने घर पैसे भेजती थी ताकि चिकित्सा खर्चों और भतीजों की जरूरतों में मदद मिल सके। उसके भतीजे, उसने अपने परिवार की भलाई के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान दिया था। घंटों काम करना, हर रुपये को बचाना जो वह बचा सकती थी, सैर सपाटे, बॉयफ्रेंड, अपना परिवार बनाने की संभावना को छोड़ देना। और अब जब उसकी सबसे छोटी बहन की शादी होने वाली थी, जब उसकी बीमार मां आखिरी बार पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहती थी, तो मीरा बस अकेले नहीं आ सकती थी। और दया भरी नजरों, चिंता के रूप में प्रच्छन्न टिप्पणियों, इस बारे में असहज सवालों का सामना नहीं कर सकती थी कि वह अभी भी अकेली क्यों है। यह अहंकार नहीं है, उसने दृढ़ आवाज में स्पष्ट किया, यह भावनात्मक अस्तित्व है। अपनी मां को इस अतिरिक्त चिंता से बचाना कि उसकी सबसे बड़ी बेटी एक खतरनाक बड़े शहर में अकेली और असुरक्षित है। रोहन ने हर शब्द सुना, अपने कर्मचारी के जीवन के बारे में अपनी सरल छवि को ढहते हुए महसूस किया। मीरा सिर्फ वह महिला नहीं थी जो उसके घर की सफाई करती थी और उसका खाना बनाती थी। वह एक बेटी थी जो हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजती थी। एक बहन जो अपनी बहन को उसके अकेलेपन के साथ उसके विशेष दिन को बर्बाद किए बिना खुश देखना चाहती थी। एक महिला जो अपने थके हुए कंधों पर असंभव अपेक्षाओं का बोझ ढोती थी। और रोहन ने सालों में पहली बार सोचा कि वह कितनी बार दूसरों के दर्द के बगल से गुजरा है बिना कभी यह महसूस किए अपने विशेषाधिकार और खुद चुने हुए अकेलेपन के बुलबुले में बंद। मीरा ने बोलना समाप्त कर दिया और उसके बाद की खामोशी इतनी भारी थी कि मानो उसका कोई भौतिक रूप हो उसके और रोहन के बीच की जगह को एक पारदर्शी लेकिन अभेद्य दीवार की तरह भर रही थी। उसने किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की, शायद काम से निजी समस्याओं को दूर रखने के बारे में एक व्याख्यान, या इससे भी बदतर झूठी दया जो अमीर लोग आमतौर पर भिखारियों को सिक्का फेंकने की तरह देते हैं। लेकिन रोहन चुप रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। मीरा, आश्चर्य और गहरी सोच के बीच कुछ। उसकी आंखें जो आमतौर पर व्यापार से निपटते समय ठंडी और गणनात्मक होती थीं, अब कुछ अलग दिखा रही थीं। एक अप्रत्याशित गर्मी जो उसे किसी भी फटकार से ज्यादा भ्रमित करती थी। मीरा ने खुद को गले लगा लिया, रात की ठंडक को खिड़की से घुसते हुए और अपनी उजागर भेद्यता की ठंडक के साथ मिलते हुए महसूस किया। उसने इस घर में किसी के साथ अपने निजी जीवन के बारे में इतना कुछ कभी साझा नहीं किया था, और अब हर कहे गए शब्द
हर उजागर हुए विवरण पर पछता रही थी। वह चाहती थी कि वह समय में वापस जा सके, फोन बजने से पहले के क्षण में वापस जा सके। उसकी निराशा ने उसे उस आदमी के सामने अपनी रक्षा कम करने पर मजबूर कर दिया जो उसे वेतन देता था। लेकिन समय को पीछे नहीं किया जा सकता था और कहे गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता था। अब केवल उसकी लापरवाही के परिणामों की प्रतीक्षा करनी थी। जो कुछ भी आए उसके लिए तैयार रहना, चाहे वह दया हो, उदासीनता हो या बर्खास्तगी हो। रोहन अंत में हिला, दीवार से अपना शरीर सीधा किया और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। धमकी नहीं, बल्कि लगभग सतर्क, जैसे कोई घायल जानवर के पास बिना उसे और डराए आ रहा हो। तुम्हारी मां बहुत बीमार है? रोहन ने उस कोमलता से पूछा जो मीरा ने उससे कभी नहीं सुनी थी। एक आवाज जो सभी अधिकार से रहित थी और केवल सच्ची जिज्ञासा से भरी थी। सवाल ने उसे चौंका दिया, इसलिए नहीं कि यह अनुचित था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत उपयुक्त, बहुत मानवीय, बहुत वास्तविक था कि एक ऐसे व्यक्ति से आए जिसने हमेशा मौसम या भोजन के बारे में सतही बातचीत बनाए रखी थी। मीरा ने इसे महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों में वापस आने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें रोकने की उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसने बताया कि उसकी मां को दिल की समस्या है, कि उसके शहर के डॉक्टर ने उसे 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया है, कि हर दिन आखिरी हो सकता है और इसलिए हर पारिवारिक पल कीमती और अपूरणीय हो गया है। रोहन ने इतने गहन ध्यान से सुना कि मीरा उसकी टकटकी का बोझ महसूस कर सकती थी। निर्णय नहीं कर रही थी, बल्कि हर विवरण को अवशोषित कर रही थी, मानो वह वास्तव में परवाह करता हो। और शायद, उसने आश्चर्य से सोचा, शायद वह वास्तव में परवाह करता था। जिस तरह से उसने अपना सिर झुकाया, जिस तरह से उसके हाथ उसकी जेब में चुपचाप पड़े रहे, बजाय उसकी घड़ी या फोन की जांच करने के, जो एक पूर्ण उपस्थिति का संकेत देता था, जिसे मीरा ने इतने लंबे समय में किसी के साथ अनुभव नहीं किया था। मानो 3 साल में पहली बार रोहन ने उसे वास्तव में देखा था। एक कर्मचारी के रूप में नहीं, जो उसके कपड़े मोड़ता है या उसकी कॉफी बनाता है, बल्कि एक जटिल कहानी और गहरे दर्द वाले किसी व्यक्ति के रूप में। और तुम्हारा परिवार यह स्वीकार नहीं करता कि तुम शादी में अकेले आओ? रोहन ने एक सवाल के रूप में नहीं, बल्कि एक बयान के रूप में कहा, उस स्थिति को जोर से संसाधित करते हुए जिसे मीरा ने समझाया था। उसने अपना सिर हिलाया, इसे स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन इस बारे में ईमानदारी से बात करने में भी राहत मिली कि उसे हफ्तों से क्या खा रहा था। उसने बताया कि उसके पिता गहरी जड़ों वाले रिवाजों वाले व्यक्ति थे, जो मानते थे कि बिना पुरुष के महिला बिना खंभे के घर की तरह होती है, किसी भी तूफान की चपेट में आ सकती है। यह उसकी ओर से कोई अपराध नहीं था। मीरा ने जल्दी से स्पष्ट किया, यह सिर्फ वह तरीका है जिस तरह से उसे पाला गया है, एकमात्र वास्तविकता जिसे वह जानता है। उसकी मां ने इस विश्वास को साझा किया, यद्यपि अधिक धीरे से, नैतिक निर्णय की तुलना में एकमात्र चिंता के रूप में। दोनों ने स्पष्ट कर दिया था कि शादी में मीरा का स्वागत केवल तभी है जब वह एक साथी लाए, उसे दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि वे वास्तव में मानते थे कि पूरे बड़े परिवार के सामने अकेले आना उसके लिए शर्मनाक होगा और उनके लिए चिंताजनक होगा। यह बिना किसी रास्ते के एक जाल था। अकेले आने का मतलब था सबके सामने अपने अकेलेपन को स्वीकार करना। न आने का मतलब था अपनी जीवित मां के साथ आखिरी पारिवारिक कार्यक्रम को खोना। मीरा ने यह समझाने की कोशिश की थी कि वह अकेले ठीक है, कि उसे खुश रहने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके शब्द उन कानों पर पड़े जो उस वास्तविकता को समझ नहीं सकते थे या समझना नहीं चाहते थे जो वे जानते थे। इसीलिए उसने एक नकली बॉयफ्रेंड खोजने का हताश निर्णय लिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक दिन के लिए नाटक कर सके, बस इतनी देर के लिए कि उसकी मां को शांति और उसकी बहन को खुशी मिल सके। लेकिन अब रोहन के सामने खड़े होकर यह सब स्वीकार करते हुए, यह विचार पहले से कहीं ज्यादा बेतुका लग रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण योजना जिसने सभी परिप्रेक्ष्य खो दिए हैं। रोहन कई सेकंड तक चुप रहा, जो घंटों की तरह लग रहा था। उसका चेहरा गहरी एकाग्रता दिखा रहा था, मानो वह अपने सिर में एक जटिल गणित की समस्या हल कर रहा हो। मीरा ने इस खामोशी का फायदा उठाते हुए थोड़ी शांति वापस पाई, चुपके से अपनी आंखें पोंछीं और अपने एप्रन को कांपते हाथों से सीधा किया। वह तैयार थी कि रोहन कहे कि यह उसकी समस्या है
और घर को शामिल किए बिना इसे हल करे, या इससे भी बदतर कि अगर उसका निजी नाटक उसके काम में बाधा डालेगा तो उसे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। उसने किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। उस अस्वीकृति से खुद को बचाने के लिए एक भावनात्मक दीवार का निर्माण किया जो निश्चित रूप से आएगी। लेकिन रोहन ने वह सब कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसे एक ऐसे भाव से देखा जिसकी मीरा व्याख्या नहीं कर सकती थी। प्रशंसा और दुख के बीच कुछ, मानो उसने उसमें कुछ ऐसा देखा हो जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, एक घबराहट भरा इशारा जिसे मीरा ने उसे मुश्किल बैठक के फोन पर देखने से पहचाना था। अंत में रोहन बोला, लेकिन उसने वह नहीं कहा जिसकी उसे उम्मीद थी। मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसने धीमी आवाज में लगभग खुद से कहा। किसी को भी अपनी गरिमा और अपने परिवार के बीच चयन नहीं करना चाहिए। मीरा ने उसे आश्चर्य से देखा, यह नहीं जानती कि इस अप्रत्याशित सहानुभूति पर क्या प्रतिक्रिया दें। उसने कई प्रतिक्रियाओं की उम्मीद की थी, लेकिन सच्ची समझ नहीं, उसकी भावनाओं की पुष्टि नहीं, जिसने उसके गले को दबी हुई भावनाओं से भर दिया। क्या मुझे आपको आराम करने देना चाहिए मेहरा साहब, देर हो चुकी है और कल मुझे सुबह जल्दी जाना है, मीरा ने बातचीत को समाप्त करने की कोशिश करते हुए कहा, जो बहुत अंतरंग, बहुत खतरनाक हो गई थी उसके पहले से ही नाजुक दिल के लिए। वह एक कदम पीछे हटी, एक रास्ता खोज रही थी। उसे अपने और इस आदमी के बीच दूरी रखने की जरूरत थी, जो अचानक उसकी सभी सुरक्षा के माध्यम से देखता हुआ लग रहा था। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन हिला नहीं, मानो कुछ और था जो वह कहना चाहता था, लेकिन सही शब्द नहीं मिल रहे थे। मीरा ने उसकी हिचकिचाहट के क्षण का फायदा उठाते हुए मुड़कर घर के पिछले हिस्से में अपने छोटे से कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर तेजी से चली गई। उसने रोहन की आंखों को उसका पीछा करते हुए महसूस किया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उसके चेहरे पर क्या भाव था, यह देखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ कह रहा था कि अगर उसने उसे फिर से देखा तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। वह हड़बड़ी में सीढ़ियां चढ़ी, दौड़ने की इच्छा को रोकते हुए, पेशेवर गरिमा के आखिरी अवशेष को बनाए रखते हुए। केवल जब उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसने खुद को फिर से सांस लेने दिया। छोटे से बिस्तर पर गिर गई, जबकि आंसू अंततः बिना किसी बाधा के बह निकले। उसने खुद को उजागर, नाजुक महसूस किया, लेकिन अजीब तरह से राहत मिली कि उसने यह बोझ किसी के साथ साझा किया है। भले ही वह व्यक्ति उसका करोड़पति बॉस था, जो शायद उसे पहले ही भूल गया था और अपने ईमेल की जांच कर रहा था। मीरा को नहीं पता था कि उसी समय रोहन अभी भी गलियारे में खड़ा था, उस जगह को देख रहा था जहां वह गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था जो पूरी रात उसके चेहरे से नहीं हटेगा, और वह बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि उस रात उसने जो शब्द कहे थे वे एक ऐसे व्यक्ति के दिल में कुछ बो रहे थे जो सोचता था कि वह महसूस करना भूल गया है। रोहन धीमी गति से अपने कमरे में चढ़ गया। हर सीढ़ी पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, मानो वह उस गलियारे में जमा हुए एक अदृश्य बोझ को ले जा रहा हो। वह अपने विशाल कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें एक किंग साइज का बिस्तर था जो हमेशा एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा लगता था, और अपने जूते उतारे बिना खिड़की के पास की कुर्सी पर गिर गया। दिल्ली शहर बाहर अपनी रात की रोशनी के साथ चमक रहा था, अपने निवासियों के घरों में विकसित होने वाले छोटे छोटे नाटकों से बेपरवाह। रोहन ने उन रोशनियों को बिना वास्तव में देखे देखा। उसका दिमाग उस बातचीत में फंसा हुआ था जो अभी अभी हुई थी। मीरा के शब्द उसके सिर में बार बार गूंज रहे थे, मुझे कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। यह वाक्य एक ही समय में हताश और हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन अब पूरा संदर्भ जानने के बाद इसने एक दर्दनाक अर्थ प्राप्त कर लिया था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। मीरा सतही या बिगड़ैल नहीं हो रही थी, वह दो असंभवों के बीच फंसी हुई थी, अपने परिवार को निराश करने या अपनी गरिमा को धोखा देने के बीच। और रोहन किसी कारण से जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझता था, इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। उसने अपनी सोने की घड़ी उतारी, एक उपहार जो उसने खुद को तब दिया था जब उसने अपना पहला बड़ा व्यावसायिक सौदा किया था, और उसे बिना देखे मेज पर रख दिया। उस रात उसकी कलाई पर धातु का भार एक जंजीर की तरह महसूस हुआ, जो उसे उन सभी चीजों की याद दिला रहा था जो उसके पास थीं और जो उसके पास नहीं थीं। घंटे धीमी क्रूरता के साथ बीत गए,
जबकि रोहन अपने कमरे के अंधेरे में जागा रहा। उसका दिमाग उन सड़कों पर घूम रहा था जिनसे वह आमतौर पर बचता था। उसे याद आया कि वह आखिरी बार 6 महीने पहले एक व्यावसायिक सहयोगी के बच्चे की शादी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वह हमेशा की तरह अकेले आया और पूरी शाम विनम्रता से मुस्कुराता रहा, जबकि अपने निजी जीवन के बारे में असहज सवालों से बचता रहा। बड़ी उम्र की मांओं ने पूछा कि वह कब शादी करेगा। शादीशुदा पुरुषों ने उसकी सराहनीय स्वतंत्रता के बारे में मजाक किया और उसने यह दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसने यह जीवन चुना है, कि वह अपने अकेलेपन से बहुत संतुष्ट है। लेकिन वास्तविकता, वह सच्चाई जो केवल बिना नींद की रातों में बाहर आने की हिम्मत करती थी, बहुत अलग थी। रोहन हर जगह अकेले आने से थक गया था, हमेशा सफल लेकिन अकेला आदमी, यह दिखावा करते हुए कि भौतिक सफलता भावनात्मक खालीपन की भरपाई कर सकती है। उसने एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया था, लेकिन वह उसमें एक कैदी की तरह रहता था, विलासिता से घिरा हुआ जो कोई गर्मी नहीं देता था, सफलता जिसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता था, जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण था। और अब मीरा की कहानी सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह के अकेलेपन में फंसा हुआ एकमात्र नहीं है। वह भी अकेली थी, वह भी दिखावा कर रही थी, वह भी उन अपेक्षाओं का बोझ ढो रही थी जिन्हें खुद को धोखा दिए बिना पूरा नहीं किया जा सकता था। अंतर यह था कि मीरा के पास कम से कम एक परिवार था जो उसकी परवाह करता था, भले ही गलत तरीके से, जबकि उसके पास वह भी नहीं था। रोहन सुबह के 3 बजे के आसपास कुर्सी से उठा, इन सभी विचारों के साथ चुपचाप बैठने में असमर्थ था, जो उसके सिर में फंसे हुए पक्षियों की तरह चक्कर लगा रहे थे, एक रास्ता खोज रहे थे। वह अपने निजी कार्यालय में चला गया, अपने काम की पवित्र जगह, जहां वह आम तौर पर उन संख्याओं और रणनीतियों में सांत्वना पाता था जो तार्किक रूप से समझ में आती थीं। लेकिन उस रात यहां तक कि वित्तीय रिपोर्टें भी उसका ध्यान नहीं खींच सकीं। उसका दिमाग बार बार मीरा पर वापस चला जाता था, उसकी धीमी आवाज पर, जिस तरह से उसने अपनी निराशाजनक स्थिति को स्वीकार करते हुए भी अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की थी। उस ताकत और भेद्यता के संयोजन में कुछ ऐसा था जिसने उसे उस तरह से प्रभावित किया जैसा उसने सालों में अनुभव नहीं किया था। रोहन ने उन सभी कलियों के बारे में सोचा जो मीरा ने पिछले 3 सालों में उसके घर में काम की थीं। हमेशा कुशल, हमेशा शांत, हमेशा अदृश्य। उसने कभी नहीं पूछा कि उसका परिवार कैसा है, क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, क्या वह अपनी नौकरी से खुश है। उसने बस यह मान लिया था कि जब तक वह अपना काम अच्छी तरह से करती है तब तक और कुछ भी मायने नहीं रखता है। और अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी और अंधा था, अपने ही विशेषाधिकार के बुलबुले में कितना बंद था। मीरा हर महीने अपने परिवार को पैसे भेज रही थी, दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही थी, अपनी अब बीमार मां के इलाज के लिए घंटों काम कर रही थी। इस बीच वह अपने खुद चुने हुए अकेलेपन पर शोक मना रहा था, इसे बदलने के लिए कुछ भी किए बिना। शर्म ने उसे एक भारी लबादे की तरह जकड़ना शुरू कर दिया जिसे वह उतार नहीं सकता था। मीरा की एक दिन के लिए नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए किसी से भीख मांगने की तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी, जो उसे उसके खाली घर के गलियारों में परेशान कर रही थी। जबकि भोर ने आकाश को कोमल रंगों से रंगना शुरू कर दिया। रोहन ने खुद को रसोई में कॉफी बनाते हुए पाया, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। उसके हाथ स्वचालित रूप से चल रहे थे, जबकि उसका दिमाग एक ऐसे विचार को संसाधित कर रहा था जो उस बिना नींद की रात में किसी समय बनना शुरू हो गया था। यह एक बेतुका, जल्दबाजी वाला विचार था जो उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत था, जो हमेशा हर कदम को गणितीय सटीकता के साथ गणना करता था। लेकिन जितना अधिक उसने इस पर विचार किया, उतना ही यह एक ऐसे स्तर पर समझ में आया जो तर्कसंगत नहीं था, बल्कि बहुत मानवीय था। मीरा को एक दिन के लिए एक साथी की जरूरत थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी देर तक उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सके कि उसके परिवार को संतुष्ट कर सके और उसकी बीमार मां को शांति दे सके। और वह रोहन, एक 45 वर्षीय व्यक्ति जो भूल गया था कि किसी और के लिए निस्वार्थ रूप से कुछ करने का क्या मतलब है, वह व्यक्ति हो सकता है। उस दिन के लिए उसकी कोई योजना नहीं थी, काम के अलावा कभी कोई वास्तविक योजना नहीं थी। वह अच्छी तरह से कपड़े पहन सकता था, जहां भी शादी हो रही थी वहां गाड़ी चला सकता था,
कुछ घंटों के लिए एक देखभाल करने वाले बॉयफ्रेंड का नाटक कर सकता था और बिना किसी जटिलता के अपने सामान्य जीवन में वापस आ सकता था। सिद्धांत रूप में यह सरल लग रहा था, परिचितों के बीच एक एहसान, कुछ भी असाधारण नहीं। लेकिन रोहन जानता था कि यह इतना आसान नहीं था, कि कुछ गहरा था जो उसे प्रेरित कर रहा था, कुछ जो उसके अपने अकेलेपन और किसी के लिए उपयोगी महसूस करने की उसकी जरूरत से संबंधित था, भले ही केवल एक दिखावटी दिन के लिए। सूरज खिड़की से घुसने लगा जब रोहन ने मीरा के कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुनी। शायद उस दिन जहां भी उसे जाना था, जाने से पहले नाश्ता तैयार करने के लिए उसने रसोई की खिड़की में अपनी परछाई देखी। आंखों के नीचे काले घेरे और बिखरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी देखा, उस आदर्श व्यवसाय से बहुत अलग जिसे हर कोई जानता था। उसने सोचा कि क्या वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाला है, या सालों तक ऑटो पायलट पर रहने के बाद आखिरकार कुछ सही करने वाला है। मीरा रसोई के दरवाजे पर दिखाई दी और उसे वहां देखकर अचानक रुक गई। उसे इतनी सुबह उठकर देखकर आश्चर्यचकित, उसकी आंखें अभी भी रोने से सूजी हुई थीं और रोहन ने उसके नीचे की काली छाया पर ध्यान दिया, जो यह दर्शाता था कि उसने भी ज्यादा नींद नहीं ली थी। वे एक पल के लिए खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे, जो असहजता और अनकही बातों से भरा था। दोनों को पिछली रात की बातचीत याद थी। दोनों अनिश्चित थे कि कैसे आगे बढ़ें। मीरा ने पहली बार औपचारिक रूप से सुप्रभात कहते हुए कॉफी मशीन की ओर बढ़ते हुए उसकी टकटकी से बचते हुए बात की। रोहन जानता था कि उसे अब कुछ कहना है, इससे पहले कि वह अपनी हिम्मत खो दे, इससे पहले कि दिन का उजाला उस अजीब स्पष्टता को भंग कर दे जो उसने बिना नींद की रात के अंधेरे में पाई थी। उसने अपना मुंह खोला, उसे बंद कर दिया। महसूस किया कि शब्द उसके गले में एक पत्थर की तरह अटक गए हैं जो बाहर नहीं निकलना चाहता। मीरा उसकी ओर पीठ करके खड़ी रही, कांपते हाथों से कॉफी बना रही थी। शायद उम्मीद कर रही थी कि वह बस चला जाएगा और दिखावा करेगा कि पिछली रात कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन रोहन नहीं जा सकता था, अभी नहीं। यह कहे बिना कि उसने आधी रात और भोर के बीच किसी समय क्या फैसला किया था। उसने एक गहरी सांस ली, महसूस किया कि वह एक चट्टान से कूदने वाला है, यह जाने बिना कि नीचे क्या है, और अंत में अपनी आवाज पाई, मीरा। रोहन ने एक दृढ़ लेकिन कोमल आवाज में कहा, जिससे वह कॉफी के कप के साथ आधे रास्ते में ही रुक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। वह कोमल आवाज में बचाती, स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रही थी कि वह निजी समस्याओं को घर से दूर रखने के बारे में कुछ कहेगा, या शायद उन्हें उसके पेशेवर व्यवहार के बारे में बात करने की जरूरत है। रोहन ने उसकी आंखों में डर देखा, और यह महसूस करते हुए कि वह उसे एक दूर के सत्तावादी व्यक्ति के रूप में देखती है, न कि सहानुभूति में सक्षम एक इंसान के रूप में, अपराधबोध का एक चुभन महसूस किया। यह बदलना था, भले ही केवल इस बार के लिए, भले ही केवल एक दिन के लिए। वह रसोई की मेज पर चला गया और बैठ गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक असामान्य इशारा, जो आमतौर पर ईमेल की जांच करते समय अपने कार्यालय में नाश्ता करता था। उसने मीरा को भी बैठने का इशारा किया, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस अप्रत्याशित अंतरंगता को स्वीकार करने के लिए बहुत घबराई हुई थी। रोहन ने समझा और उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए आवश्यक सीमाओं का सम्मान करते हुए मजबूर नहीं किया। उसने मेज पर ठंडी हो रही अपनी कॉफी को देखा, कुछ ऐसा व्यक्त करने के लिए सही शब्दों की तलाश में जिसे वह खुद अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। उसने पूरी रात इसके बारे में सोचने में बिताई थी, तार्किक और उचित तर्क का निर्माण किया था। लेकिन अब जब इसे जोर से कहना था तो यह सब बेतुका लग रहा था, यहां तक कि उसके अपने दिमाग में भी। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ जानता था कि अगर उसने इसे अब नहीं कहा तो वह जीवन भर पछताएगा। पिछली रात मैं सो नहीं सका, रोहन ने शुरू किया, उसे सीधे आंखों में उस ईमानदारी के साथ देखते हुए जो उसने शायद ही किसी को दिखाई थी। मीरा ने भ्रमित होकर पलकें झपकाएं। यह नहीं समझ पाई कि यह बातचीत कहां जा रही है, लेकिन बीच में टोकने के लिए बहुत विनम्र थी। उसने आगे कहा, हर शब्द को सावधानी से चुनते हुए, यह जानते हुए कि वह एक ऐसी रेखा को पार करने वाला है जिसे उसने पहले कभी किसी कर्मचारी के साथ पार नहीं किया था। मैं तुम्हारी बहन की शादी के साथ तुम्हारी स्थिति के बारे में जो तुमने बताया, उसके बारे में सोचता रहा। मीरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गई, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं,
क्योंकि उसने कॉफी के कप को जरूरत से ज्यादा जोर से पकड़ा। वह शायद अपने सामने अपनी रक्षा कम करने के लिए खुद को मानसिक रूप से कोस रही होगी, अवांछित सलाह या इससे भी बदतर अपमानजनक दया सुनने के लिए तैयार। लेकिन रोहन वह सब कुछ नहीं देने वाला था। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस ली और कुछ ऐसा कहा जो उसने खुद भी इतनी दृढ़ता से कहने की योजना नहीं बनाई थी। मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अकेले जाना और यह दिखावा करना कैसा लगता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सालों से ऐसा किया है। यह स्वीकारोक्ति उनके बीच एक शांत पानी में एक पत्थर की तरह गिरी। मीरा के चेहरे पर आश्चर्य की लहरें पैदा कर रही थी। उसने उसे नई आंखों से देखा, मानो अचानक महंगे सूट और करोड़पति की उपाधि के पीछे एक अलग व्यक्ति को देख रही हो। रोहन ने इस जुड़ाव के क्षण का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ने से पहले अपनी लंबी बिना नींद की रात में जमा की गई हिम्मत खो दी। मैंने तुम्हारी कही गई बातों के बारे में बहुत सोचा कि तुम्हें कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए, रोहन ने आगे कहा, यह देखते हुए कि मीरा अपने ही शब्दों को उसकी आवाज में दोहराते हुए सुनकर कितनी तीव्र रूप से शर्मा गई। उसके चेहरे की हर रेखा पर शर्म स्पष्ट थी, लेकिन रोहन रुका नहीं। उसे अपने तर्कसंगत मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाने से पहले इसे पूरा करने की जरूरत थी कि यह पागलपन है। और मुझे कुछ एहसास हुआ, तुम्हें अजनबियों से भीख मांगने या मदद मांगने के लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, शायद यह कहने के लिए कि उसने कभी विशेष रूप से उसकी मदद नहीं मांगी थी, कि फोन पर बातचीत निजी थी और उसे इसे नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन रोहन ने धीरे से अपना हाथ उठाया, उससे उसे खत्म करने देने के लिए। जो वह प्रस्ताव करने वाला था उसका आकलन करने से पहले अंत तक सुनने के लिए कहा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था, मानो वह एक प्रहार प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हो। रोहन आगे झुका, मेज पर अपनी कोहनी टिकाते हुए, सबसे सुलभ और गैर धमकी वाली मुद्रा अपनाते हुए। अगले शब्द उम्मीद से ज्यादा आसानी से निकल गए, मानो वे घंटों से कहे जाने का इंतजार कर रहे हों। अगर तुम्हें अभी भी शादी में तुम्हारे साथ जाने के लिए किसी की जरूरत है, अगर तुम्हें अभी भी एक दिन के लिए उस बॉयफ्रेंड की जरूरत है, उसने एक पल के लिए रुकते हुए, यह जानते हुए कि अगले शब्द उनके बीच कुछ स्थायी रूप से बदल देंगे, मैं वह व्यक्ति हो सकता हूं। इसके बाद की खामोशी इतनी पूर्ण थी कि रोहन रसोई की दीवार घड़ी को सेकंडों को चिह्नित करते हुए सुन सकता था। हर टिक धातु पर हथौड़े से मारने की तरह गूंज रही थी। मीरा पूरी तरह से जम गई। उसका भाव सदमे और पूर्ण भ्रम के मिश्रण में बंद हो गया, मानो रोहन के शब्द एक विदेशी भाषा में बोले गए हों जिसे उसका दिमाग अनुवाद करने से इनकार कर रहा था। कॉफी का कप उसके हाथ में कांप गया और रोहन को एक पल के लिए डर लगा कि वह उसे गिरा देगी, लेकिन उसने इसे एक यांत्रिक गति से मेज पर रख दिया, बिना उससे अपनी नजर हटाए। उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, बिना कोई आवाज निकाले, जैसे पानी से बाहर मछली हवा की तलाश में हो। रोहन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसे जो कुछ उसने सुना था उसे संसाधित करने के लिए समय दिया, यह जानते हुए कि उसका प्रस्ताव निश्चित रूप से पूरी तरह से बेतुका और अप्रत्याशित लग रहा होगा। अंत में मीरा ने अपनी आवाज पाई, हालांकि वह धीमी और अविश्वास से भरी हुई निकली। आप क्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो उसे अपने ही कानों पर विश्वास न हो, मानो उसे पुष्टि की जरूरत हो कि उसने सही सुना है। रोहन ने अपने प्रस्ताव को दोहराया, इस बार और अधिक दृढ़ता से और अधिक निश्चित रूप से, यह स्पष्ट करते हुए कि यह कोई क्रूर मजाक या गलतफहमी नहीं थी। मैं तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारे साथ जा सकता हूं। मैं एक दिन के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकता हूं, बस एक दिन और कुछ नहीं। मीरा ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसका भाव सदमे से संदेह में बदल गया। सालों के अनुभव ने उसे सिखाया था कि जब कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो आमतौर पर ऐसा ही होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं, जो आमतौर पर बजागे में आथा की आप सी हजा रही हूं, मीरा ने कांपती आवाज में कहा, एक कदम पीछे हटते हुए, मानो शारीरिक दूरी रखने से उसे और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिल सकती है। आप ऐसा क्यों करेंगे? यह कोई मतलब नहीं है मेहरा साहब, आप मुझे वास्तव में नहीं जानते। मैं सिर्फ आपकी घरेलू सहायिका हूं। शब्द तेजी से, रक्षात्मक रूप से निकले, एक ऐसी दीवार का निर्माण करते हुए
जहां रोहन एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी प्रतिक्रिया को समझता था, उसके अविश्वास को समझता था, क्योंकि वह खुद 24 घंटे पहले भी इसी तरह प्रतिक्रिया करता। लेकिन उस बिना नींद की रात के दौरान उसके अंदर कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता था, लेकिन जिसे क्रिस्टल स्पष्टता के साथ महसूस किया गया था। वह कुर्सी से उठा, अपने हाथों को दिखाई देते हुए, कोई अचानक हरकत किए बिना जो उसे और डरा सकती थी। तुम सही हो, हम वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने यहां 3 साल तक समर्पण और ईमानदारी से काम किया है। मैं जानता हूं कि तुम हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजती हो, और मैं जानता हूं कि तुम एक मुश्किल स्थिति में हो जिसका सामना किसी को भी अकेले नहीं करना चाहिए। मीरा ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा, आशा और भय के बीच संघर्ष कर रही थी, मदद स्वीकार करने और अपनी गरिमा बनाए रखने के बीच। रोहन ने आगे कहा, उसकी आवाज और नरम और अधिक कमजोर हो गई। मैं बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं मीरा, यह कोई व्यापार समझौता या लेन देन नहीं है। यह सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की दूसरे को मदद है। आखिरी वाक्य ने उसे पूरी तरह से उजागर कर दिया, अपनी भेद्यता को उस तरह से प्रकट किया जैसा उसने किसी के साथ कभी नहीं किया था। मीरा ने एक टूटी हुई सांस ली, उसके शब्दों में ईमानदारी को संसाधित करते हुए आंसू चुपचाप उसकी गालों पर बह निकले। और उस समय भोर के सूरज से रोशन रसोई में अकेले व्यवसायी और उसकी हताश सहायिका के बीच कुछ मौलिक बदल गया। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, मीरा ने अंत में अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हें अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में सोचो। अगर तुम फैसला करती हो कि तुम मेरी मदद चाहती हो तो मैं तैयार हूं। अगर तुम कोई और समाधान खोजना पसंद करती हो तो मैं पूरी तरह से समझूंगा। मीरा ने उसे लंबे समय तक देखा, मानो उसकी आंखों के माध्यम से उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? रोहन ने एक गहरी सांस ली, उस ईमानदारी के लिए खुद को तैयार करते हुए जो उसने दशकों में किसी को नहीं दिखाई थी। क्योंकि कल रात तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने 45 साल एक ऐसा जीवन बनाने में बिताए हैं जो बाहर से एकदम सही दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खाली है। तुमने मुझे दिखाया कि ऐसे लोगों का होना क्या मतलब है जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं, भले ही एक जटिल तरीके से। उसने एक पल के लिए रुकते हुए उन शब्दों से संघर्ष किया जिन्हें उसने कभी जोर से नहीं कहा था। और शायद बस एक दिन के लिए मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन सकता हूं जो वास्तविक हो, कुछ सार्थक हो। मीरा ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, धीरे धीरे सिसकते हुए जब उसे समझ में आया कि यह प्रस्ताव श्रेष्ठता या दया से नहीं, बल्कि एक ऐसे अकेलेपन से आया है जो उसके अपने अकेलेपन को दर्शाता है। अगर मैं स्वीकार करती हूं, उसने अंत में कहा, यह वास्तव में सिर्फ एक दिन के लिए है ना? उसके बाद हम सामान्य हो जाएंगे, हम ठीक वैसे ही वापस आ जाएंगे जैसे हम पहले थे। अगर तुम यही चाहती हो। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कई गहरी सांसें लीं, फिर उन्हें खोला और उसे सीधे देखा। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं आपकी मदद स्वीकार करती हूं। और उन सरल शब्दों के साथ दोनों जानते थे कि उस दिन के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। रसोई में हुई बातचीत के बाद के दिनों में घर का माहौल सूक्ष्म रूप से बदल गया। मीरा और रोहन सामान्य से अधिक बार मिलते थे, शादी के लिए विवरण की योजना बना रहे थे, कहानियां गढ़ रहे थे, आवश्यक झूठ को कुछ विश्वसनीय में बदलने की कोशिश कर रहे थे। मीरा ने पिछली रात अपनी बहन अंजलि को फोन करके पुष्टि की थी कि वह एक साथी के साथ आएगी। अंजलि की आवाज में खुशी ने मीरा का दिल तोड़ दिया और साथ ही उसे शांत भी कर दिया। उसका परिवार आखिरकार उसे खुश और अच्छी तरह से साथ देख सकेगा। हमें एक सुसंगत कहानी की जरूरत है, रोहन ने एक दोपहर रसोई की मेज पर बैठे हुए कहा, जबकि मीरा रात का खाना तैयार कर रही थी। अजीब था कि कैसे योजना के इन क्षणों ने उनके बीच एक ऐसी अंतरंगता पैदा कर दी थी जो पहले कभी नहीं थी। हम कैसे मिले? मीरा ने प्याज काटते हुए पूछा, आंसू भरी आंखों के लिए एक कारण होने के लिए आभारी। रोहन ने एक पल के लिए सोचा, बस यह कहो कि हम तब मिले जब मुझे एक निर्माण परियोजना के लिए कुशल श्रमिकों को काम पर रखने की जरूरत थी और तुमने अपने गांव से अच्छे लोगों की सिफारिश की। हम बात करने लगे, दोस्त बन गए और धीरे धीरे यह कुछ और में बदल गया। मीरा ने सिर हिलाया। सरल, विश्वसनीय,
आंशिक सत्य पर आधारित। और हम कितने समय से डेटिंग कर रहे हैं? 6 महीने एक अच्छा समय लगता है। इतना नया नहीं कि संदिग्ध लगे, इतना लंबा नहीं कि वे एक बड़ी प्रतिबद्धता की उम्मीद करें। अगले 2 दिनों में उन्होंने छोटे छोटे दृश्यों का अभ्यास किया। एक दूसरे को कैसे अभिवादन करें, उसे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, 6 महीने के जोड़े के लिए किस तरह का स्नेह उचित है। मीरा को अजीब लगा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंगता का अभ्यास करना जो 3 साल से उसका मालिक रहा था। लेकिन रोहन ने सम्मानजनक रवैया दिखाया। हमेशा पूछता था कि क्या वह सहज है, हमेशा उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को बनाए रखता था। मेरा परिवार बहुत सारे सवाल पूछेगा, मीरा ने चेतावनी दी। वे सब कुछ जानना चाहेंगे, खासकर सुमन बुआ, वह सब कुछ जानना चाहेंगी। उसे पूछने दो, मैं खुद रहूंगा, बस कुछ चीजों को समायोजित करूंगा। मैं एक व्यवसायी हूं, एक छोटी निर्माण कंपनी है, दिल्ली में एक अच्छे अपार्टमेंट में रहता हूं, कुछ भी बहुत भव्य नहीं। इस सारी पागलपन के शुरू होने के बाद पहली बार मीरा मुस्कुराई। आप इसमें अच्छे हैं रोहन, उसने धीरे से ठीक किया। अगर हम डेटिंग का नाटक करने जा रहे हैं तो तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा, और कृपया मुझे साहब कहना बंद कर दो, कम से कम जब तक यह चल रहा है। नाम मीरा के होठों पर अजीब लग रहा था। रोहन, उसने खुद को अभ्यस्त करने के लिए दोहराया। यह अलग महसूस हुआ। शादी की सुबह रोहन ने एक गहरा सूट पहना, लेकिन बहुत औपचारिक नहीं। उसने ध्यान से ऐसे कपड़े चुने थे जो अच्छे लगते थे लेकिन महंगे नहीं दिखते थे। वह डराए बिना एक अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। मीरा ने अपने पैसे से एक साधारण गहरे नीले रंग की पोशाक खरीदी थी। हालांकि रोहन ने उसके कपड़ों का खर्च उठाने की पेशकश की थी। पोशाक सुंदर, सुरुचिपूर्ण थी, अवसर के लिए उपयुक्त थी, बिना बहुत दिखावटी हुए। जब वे आलीशान अपार्टमेंट के हॉल में मिले तो दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो वे पहली बार वास्तव में एक दूसरे को देख रहे हों। मीरा अपने बालों को खुले हुए उसके चेहरे को फ्रेम करते हुए सुंदर लग रही थी, एक प्राकृतिक सुंदरता जिस पर रोहन ने कभी वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। और वह उस अधिकार के अदृश्य कवच के बिना अलग दिख रहा था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। तैयार हो? रोहन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। जितना मैं तुम्हारे साथ डेटिंग का नाटक करने के लिए तैयार हो सकता हूं, मीरा ने घबराई हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। ग्रामीण उत्तर प्रदेश की यात्रा में लगभग 4 घंटे लगेंगे। रोहन ने अपनी अधिक साधारण एसयूवी चलाई, न कि वह स्पोर्ट्स कार जिसे वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। मीरा के निर्देशों का पालन करते हुए सड़कों के माध्यम से जो धीरे धीरे राजधानी के आदर्श डामर से धूल भरी गंदगी वाली सड़कों में बदल गईं। मीरा ने पूरी यात्रा के दौरान अपने हाथों से खेलना बंद नहीं किया। वे अभ्यास कर चुके थे, वे सब कुछ पर सहमत हो चुके थे, लेकिन अब जब वह क्षण करीब आ रहा था तो उसे घबराहट से मिचली आ रही थी। क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं? उसने 10वीं बार पूछा। उन्हें पता नहीं चलेगा, रोहन ने महसूस किए गए से अधिक आत्मविश्वास के साथ कहा। हम 2 बुद्धिमान वयस्क हैं जो कुछ ऐसा करने का नाटक कर रहे हैं जो हजारों जोड़े हर दिन स्वाभाविक रूप से करते हैं। हम कुछ घंटों तक टिक सकते हैं। मेरी मां के पास झूठ के लिए एक विशेष रडार है, तो फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ सच्चाई का एक वैकल्पिक संस्करण निभाएंगे। घबराहट के बावजूद मीरा हंसी। मेहरा साहब के पास चीजों को देखने का एक दिलचस्प तरीका है। जैसे ही वे मीरा के गृहनगर के पास पहुंचे, उसने उन जगहों को दिखाया जिन्हें वह जानती थी। वह स्कूल जहां उसने पढ़ाई की, वह चौक जहां वह बचपन में खेलती थी, वह घर जहां वह दिल्ली जाने से पहले रहती थी। रोहन ने सब कुछ सच्ची दिलचस्पी से देखा। यह उसके दिल्ली से बिल्कुल अलग दुनिया थी, जिसमें गगनचुंबी इमारतें और अंतहीन ट्रैफिक जाम थे। यहां हरी भरी जगहें थीं, जीवन की एक लय जो उसे लगभग विदेशी लगती थी। यह यहां सुंदर है, उसने ईमानदारी से टिप्पणी की। सरल, मीरा ने कहा, तुम्हारी जिंदगी से बहुत अलग। सरल होना कोई दोष नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं। जब वे अंत में मीरा के परिवार के घर पहुंचे, एक साधारण लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ घर जिसके सामने फूलों से भरा एक बगीचा था, रोहन ने एक ऐसी घबराहट महसूस की जो उसने सालों में अनुभव नहीं की थी। यह व्यापार या महत्वपूर्ण बैठकों की घबराहट नहीं थी, यह कुछ अधिक आदिम था। स्वीकार न किए जाने का डर,
उन लोगों को निराश करने का जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण थे जो उसके लिए मायने रखने लगा था। वे तुम्हें पसंद करेंगे, मीरा ने धीरे से कहा, मानो उसके विचारों को पढ़ रही हो। तुम एक अच्छे आदमी हो रोहन, यह दिखता है। और सालों में पहली बार रोहन बहुत चाहता था कि यह सच हो। घर में गतिविधि का विस्फोट हो गया जब मीरा और रोहन एसयूवी से उतरे। चाचियां, चचेरे भाई, पड़ोसी सभी बड़े दिन के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़ों में थे। जावे की रसोई की सुगंध हवा में भर गई। समोसे, जलेबी, खीर। मीरा तुरंत गले मिलने, चूमने और खुशी के नारों में डूब गई। रोहन थोड़ा अलग रहा, देख रहा था, विनम्रता से मुस्कुरा रहा था, जबकि अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि उसे पेश किया जाए। सबसे पहले जो करीब आई वह एक छोटी महिला थी जिसके बाल भूरे थे लेकिन जिसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। परिचय की कोई जरूरत नहीं, जाहिर है यह मीरा की मां है। मां, मीरा ने एक धीमी आवाज में कहा। वह यहां है। मां ने रोहन को सिर से पांव तक एक ऐसे पल के लिए अध्ययन किया जो हमेशा के लिए लग रहा था। फिर बढ़े हुए हाथ को मिलाने के बजाय उसने उसे एक कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। रोहन को नहीं पता था कि क्या जवाब दें। उस महिला की आवाज में ईमानदारी ने उसकी सुरक्षा को पूरी तरह से छीन लिया। जब वह दूर हटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक उज्जवल मुस्कान भी थी। अंदर आओ, अंदर आओ। अंजलि अपना मेकअप पूरा कर रही है। मीरा, तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और इस सुंदर युवक से मिलकर और भी खुश होगी। मीरा के पिता अगले दिखाई दिए। एक आदमी जिसके हाथ कड़ी मेहनत से खुरदरे थे और एक ईमानदार चेहरा था, स्पष्ट रूप से इतने सारे लोगों और भीड़ से असहज था। उसने रोहन को एक मजबूत हाथ मिलाने और एक सम्मानजनक सिर हिलाने के साथ अभिवादन किया। परिवार में आपका स्वागत है, उसने बस कहा, और रोहन ने उन शब्दों का भार महसूस किया। अगले कुछ मिनट परिचय का एक बवंडर थे। सुमन बुआ, ठीक वैसी ही जैसी मीरा ने वर्णित की थी, ने 5 मिनट में 50 सवाल पूछे। चचेरे भाई दिल्ली के बारे में जानना चाहते थे। पड़ोसियों ने टिप्पणी की कि मीरा कितनी खुश दिख रही है। रोहन ने धैर्य और सच्ची सहानुभूति के साथ सभी का जवाब दिया। आश्चर्यजनक था कि इन लोगों को पसंद करना कितना आसान था। एक सीधी सादी स्वीकृति की गर्मी थी जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। जब अंत में अंजलि अपनी साधारण लेकिन सुंदर लहंगा चोली दुल्हन की पोशाक में चमकती हुई दिखाई दी तो रोहन समझ गया कि मीरा ने इस परिवार के लिए इतना बलिदान क्यों दिया है। प्यार वास्तविक महसूस हुआ, सब कुछ बदल दिया। मीरा, अंजलि ने अपनी बहन को गले लगाते हुए चिल्लाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम आई हो और एक बॉयफ्रेंड लाई हो। वह रोहन की ओर मुड़ी एक ऐसी मुस्कान के साथ जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। तो तुम वह आदमी हो जिसने हमारी मीरा दीदी का दिल जीत लिया। वास्तव में, रोहन ने कहा, अपनी ईमानदारी से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए, मुझे लगता है कि मैं वह हूं जो जीता गया है। मीरा ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन उसकी टकटकी में कुछ गर्म था, कुछ ऐसा जिसने रोहन के दिल को अभिनय से कोई लेना देना नहीं होने वाले तरीके से तेज कर दिया। समारोह स्थानीय मस्जिद में आयोजित किया गया था, जो छोटी लेकिन फूलों और प्यार से भरी थी। रोहन मीरा के बगल में आगे की पंक्ति में बैठा देख रहा था, जबकि अंजलि दूल्हे की ओर चल रही थी। एक साधारण युवक लेकिन स्पष्ट रूप से उससे बहुत प्यार करता था। निकाह के दौरान मीरा रोई, दुख के आंसू नहीं, बल्कि अपनी सबसे छोटी बहन को प्यार से शादी करने के अपने सपने को साकार करते हुए देखने की शुद्ध खुशी के। रोहन ने बिना सोचे समझे अपना रुमाल पेश किया, एक ऐसा इशारा जो इतना स्वाभाविक था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह अब अभिनय नहीं कर रहा है। धन्यवाद, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया, और एक पल के लिए उनकी आंखें एक ऐसी तीव्रता से मिलीं जिसमें कोई दिखावा नहीं था। रिसेप्शन घर के आंगन में आयोजित किया गया था, जिसे रंगीन झंडों और साधारण रोशनी से सजाया गया था। एक छोटा सा मंच था जहां एक स्थानीय बॉलीवुड बैंड बज रहा था, जिससे हर कोई नाच रहा था। रोहन, जो आमतौर पर भव्य पार्टियों में नहीं नाचता था, ने खुद को मीरा द्वारा तात्कालिक डांस फ्लोर पर घसीटते हुए पाया। अजीब था कि उनके शरीर एक साथ कितनी अच्छी तरह से चलते थे, मानो वे पहले हजारों बार नाच चुके हों। तुम अच्छा नाचते हो, मीरा ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। तुम हैरान लग रही हो,
करोड़पति व्यवसायी आमतौर पर बॉलीवुड संगीत पर नहीं नाच सकते। शायद तुम सही व्यवसायी को नहीं जानती, रोहन ने मजाक किया, जिससे वह हंस पड़ी। उस नृत्य के दौरान ही रोहन ने वास्तव में मीरा को देखा, वास्तव में उसे देखा। कुशल सहायिका नहीं, मदद मांगने वाली हताश महिला नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति जो वह वास्तव में थी। उसने देखा कि वह अपने आसपास के सभी लोगों की देखभाल कैसे करती है। अंजलि के दुपट्टे को ठीक करती है, जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो अपनी मां को सांत्वना देती है, अपने भतीजों के साथ खेलती है, हर पड़ोसी को ऐसे अभिवादन करती है मानो वे परिवार हों। मीरा ने एक प्रकाश बिखेरा, कोई और शब्द नहीं था। हर इशारा सच्चा प्यार दिखाता था, हर शब्द सच्चे स्नेह से भरा हुआ निकला। और रोहन ने सोचा कि वह 3 साल तक इसे देखे बिना कैसे रह सकता है। तभी बेन ने जोड़ों के खेल की घोषणा की और सब कुछ जटिल हो गया। संगीत रुकने पर सभी जय जोड़ों को चूमना था। मीरा ने स्पष्ट घबराहट के साथ रोहन को देखा। उन्होंने इसके लिए अभ्यास नहीं किया था, बस एक छोटा सा चुंबन। उसने संगीत बजते ही फुसफुसाते हुए कहा, सभी को समझाने के लिए। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी गालें इस तरह से शर्मा गईं कि रोहन को बहुत आकर्षक लगा। संगीत रुक गया। चुंबन तकनीकी तेज होना चाहिए था, बस दिखावा बनाए रखने के लिए। लेकिन जब रोहन के होंठ मीरा के होंठों से मिले तो कुछ हुआ। दुनिया रुक गई। पार्टी का शोर गायब हो गया। आसपास के लोग धुंधले हो गए। एक शाश्वत क्षण के लिए केवल वे दोनों उस कोमल संपर्क के बिंदु पर जुड़े हुए थे। जब वे अलग हुए तो मीरा की आंखें चौड़ी थीं, उसे एक ऐसे भाव से देख रही थीं जिसे वह समझ नहीं सकता था। आश्चर्य, भ्रम और कुछ गहरा, जिसने उसके दिल को अनियमित रूप से धड़कने पर मजबूर कर दिया। भीड़ ने ताली बजाई और सीटी बजाई। मीरा को आखिरकार किसी के साथ देखकर खुश हुई। लेकिन रोहन ने शायद ही अनुमोदन के नारों को सुना। वह पूरी तरह से मीरा की भूरी सुनहरी आंखों पर केंद्रित था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था, क्योंकि एक बात निश्चित थी, यह सिर्फ अभिनय नहीं था। बाकी पार्टी रोहन के लिए एक धुंधलके की तरह बीत गई। वह ऑटो पायलट पर काम कर रहा था, जरूरत पड़ने पर मुस्कुरा रहा था, सवालों का जवाब दे रहा था, पूछे जाने पर नाच रहा था। लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से उस चुंबन पर केंद्रित था। मीरा भी उतनी ही हैरान लग रही थी। वह उसे सीधे देखने से बचती थी, लेकिन एक असली प्रेमिका से उम्मीद के मुताबिक करीब रहती थी। जब उन्हें बातचीत करने की जरूरत होती थी तो उनके बीच एक बिजली का तनाव होता था जो स्पष्ट रूप से आज सुबह नहीं था। शाम ढलते ढलते जब पार्टी कम होने लगी और कुछ मेहमान घर चले गए तो मीरा की मां रोहन के पास आई। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। वे शोर से दूर पिछले बगीचे में चले गए। मां उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें अभी भी भावनाओं से गीली थीं। मैं मीरा के लिए बहुत चिंतित थी, उसने शुरू किया। वह हमेशा परिवार के प्रति बहुत समर्पित रही है, हमेशा दूसरों के लिए बलिदान देती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती, अपने भविष्य के बारे में नहीं। रोहन चुपचाप सुनता रहा। इस झूठ को बनाए रखने की जिम्मेदारी का भार महसूस कर रहा था। लेकिन आज उसने आगे कहा, आज मैंने अपनी बेटी को ईमानदारी से मुस्कुराते हुए देखा। मैंने उसे आराम करते खुश देखा और मैंने देखा कि तुम उसे कैसे देखते हो। मैं उसे कैसे देखता हूं, जैसे एक आदमी जिसने अपना खजाना पा लिया हो। मां ने एक बुद्धिमान मुस्कान के साथ कहा, मीरा इसकी हकदार है, तुम्हारे जैसे प्यार किए जाने की हकदार है। शब्द रोहन पर बिजली की तरह गिरे। उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, यह कहने के लिए कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शायद ऐसा ही है। उसकी अच्छी देखभाल करना। मीरा की मां ने धीरे से उसका हाथ छूते हुए कहा, उसने बहुत सहा है। जब वे पार्टी में वापस आए तो रोहन ने अपनी आंखों से मीरा को खोजा। उसने उसे प्लेटें साफ करने में मदद करते हुए पाया, हमेशा दूसरों की देखभाल करते हुए। लेकिन जब उसने उसे देखा और एक प्राकृतिक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, बिना किसी दिखावे के, तो वह जानता था कि उसकी मां सही थी। वह मीरा से प्यार करने लगा था। सवाल यह था कि इस भावना के साथ क्या किया जाए। बाद में उस रात जब अधिकांश मेहमान जा चुके थे और अंजलि अपने पति के साथ पास के एक सराय में अपने हनीमून के लिए निकल गई थी, मीरा और रोहन ने खुद को बगीचे में अकेला पाया। पार्टी की रोशनी अभी भी जल रही थी, लेकिन संगीत बंद हो गया था। ग्रामीण इलाकों में रात की शांति में कुछ जादुई था। हजारों सितारों के साथ इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे वे दिल्ली में कभी नहीं दिखते थे। मीरा ने खुद को गले लगा लिया, ऊपर देखते हुए मानो उन दूर की रोशनियों में जवाब खोज रही हो।
रोहन उसके बगल में चुपचाप रहा। उसे वह स्थान दे रहा था जिसकी उसे उस दिन को संसाधित करने के लिए जरूरत थी। धन्यवाद, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज दूर के झींगुरों की आवाज के ऊपर शायद ही सुनाई दे रही थी। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुमने जो किया उसके लिए जरूरत है। मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना, मेरे परिवार से मिलना, सभी सवालों को सहना। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। तुमने मेरी मां को एक शांतिपूर्ण दिन दिया। मैंने उसे उस तरह से मुस्कुराते हुए देखा जैसा मैंने महीनों में नहीं देखा था। रोहन उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम्हारी मां एक असाधारण महिला है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हें अपनी ताकत कहां से मिली है। मेरी ताकत? मीरा, तुम सालों से अपने परिवार को पैसे भेज रही हो, दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हो, इलाज का भुगतान करने के लिए घंटों काम कर रही हो, और यहां तक कि निराशा में भी तुमने अपनी गरिमा बनाए रखी है। उसने एक पल के लिए रुकते हुए उन शब्दों से संघर्ष किया जिन्हें उसने कभी जोर से नहीं कहा था। तुम सबसे मजबूत व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं। मीरा उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं मजबूत महसूस नहीं करती। आज मुझे एक झूठी की तरह महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ क्षणों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नाटक कर रही हूं। यह स्वीकारोक्ति उनके बीच रात की हवा में तैर रही थी, जो डरावनी और रोमांचक संभावनाओं से भरी थी। रोहन और करीब आ गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम जानते हो कि चुंबन सिर्फ सभी को समझाने के लिए था, मीरा ने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद के लिए भी विश्वसनीय नहीं लग रही थी। सच में? मीरा ने उसे लंबे समय तक देखा। मुझे नहीं पता, और यह मुझे डराता है। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से उसके चेहरे को छुआ। मैं भी डरता हूं, लेकिन शायद सब कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह उसकी ओर झुक जाएगी, लेकिन फिर वह एक कदम पीछे हट गई, वास्तविकता में वापस आ गई। रोहन, तुम मेरे मालिक हो। मैं तुम्हारे घर में काम करती हूं। यह सब कुछ जटिल कर देता है। केवल अगर हम इसे जटिल होने दें। कहना आसान है, लेकिन कल हम दिल्ली वापस आ जाएंगे, वास्तविक जीवन में, और मैं वापस नौकरानी बन जाऊंगी और तुम वापस करोड़पति बन जाओगे। क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं चाहता? तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। वे वहां खड़े थे, उनके बीच 2 मीटर की दूरी, लेकिन हमेशा के लिए सामाजिक अंतर उन्हें अलग कर रहा था। जब तक मीरा की मां पिछले दरवाजे पर दिखाई नहीं दी। बच्चों, देर हो चुकी है। मीरा, मां ने तुम्हारे लिए सामने का कमरा तैयार कर दिया है। मीरा शर्मा गई। मां, हमें शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम दोनों वयस्क हो। और इससे पहले कि कोई विरोध कर पाता, वह घर के अंदर वापस गायब हो गई। मीरा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मां सोचती है कि हम एक साथ सोते हैं। मैं सोफे पर सो सकता हूं, उसने जल्दी से कहा। नहीं, यह अजीब लगेगा। चलो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन दोनों जानते थे कि वह रात कुछ भी हो, सरल नहीं होगी। कमरा छोटा और आरामदायक था, जिसमें एक डबल बेड था जो कमरे पर हावी था। मीरा ने उसे ऐसे देखा मानो वह एक जाल हो। मैं फर्श पर सो सकता हूं, रोहन ने पेशकश की। मूर्ख मत बनो, हम वयस्क हैं, हम बिना कुछ हुए एक बिस्तर साझा कर सकते हैं। लेकिन यह कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। वे कपड़े बदलने के लिए बारी बारी से बाथरूम गए। रोहन एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स में वापस आया। मीरा एक साधारण और शालीन पजामे में दिखाई दी। फिर भी उसे न घूरना मुश्किल लगा। वे बिस्तर पर लेट गए, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए। दोनों तख्तों की तरह कठोर थे। खामोशी बहरा कर देने वाली थी। रोहन, हाँ, तुम्हारी मां ने तुम्हारे प्यार में पड़ने के बारे में क्या कहा? वह गलत थी। यह सिर्फ अभिनय का हिस्सा था। रोहन बहुत देर तक चुप रहा, इतनी देर कि मीरा ने सोचा कि वह सो गया है। मुझे नहीं पता, उसने अंत में कहा। आज का दिन मेरे पास सालों में सबसे वास्तविक दिन था, और यह अभिनय के कारण नहीं था। तो फिर किस वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हें अपने परिवार के साथ देखकर, यह देखकर कि तुम कैसे प्यार करती हो, तुम सभी की देखभाल कैसे करती हो, यह महसूस करने के कारण कि मैंने 3 साल तक सिर्फ एक नौकरानी को देखा है, जबकि मुझे एक असाधारण व्यक्ति को देखना चाहिए था। मीरा अंधेरे में उसे देखने के लिए मुड़ी। रोहन, मुझे पता है कि यह सब कुछ जटिल कर देता है। मुझे पता है कि हमारी स्थिति असंभव है, लेकिन मैं यह दिखावा नहीं कर सकती कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम्हें क्या महसूस हुआ? वह भी उसकी ओर मुड़ी। उनके चेहरे तकिए पर कुछ ही सेंटीमीटर दूर थे। मुझे लगा कि पहली बार अपनी जिंदगी में मैं वास्तव में प्यार में हूं, किसी के विचार से नहीं, सुविधा के लिए नहीं।
बल्कि तुम जो वास्तव में हो उससे। आंसू चुपचाप मीरा की गालों पर बह निकले। यह काम नहीं कर सकता। हम बहुत अलग दुनिया से हैं। क्या होगा अगर हम नहीं हैं? क्या होगा अगर हम सिर्फ दो लोग हैं जो मिले? लेकिन हम सिर्फ दो लोग नहीं हैं। मैं अपनी नौकरी पर निर्भर हूं। तुम मेरे मालिक हो, तो फिर उसे बदल दो। कैसे? मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें भी कुछ महसूस होता है तो हम एक साथ पता लगा सकते हैं। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे डर लगता है। मुझे भी। वे ऐसे ही रहे, अंधेरे में एक दूसरे को देखते हुए। दो अकेले लोग जिन्होंने एक आवश्यक झूठ के बीच कुछ अप्रत्याशित पाया था। अंत में रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, हम दिल्ली वापस जा सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि यह सब कभी नहीं हुआ, अगर तुम यही चाहती हो। या हम देख सकते हैं कि यह हमें कहां ले जाता है। क्या होगा अगर यह विफल हो जाए? क्या होगा अगर यह सफल हो जाए? मीरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दूर भी नहीं किया। जब रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके चेहरे को छुआ, उसके आंसू पोंछ दिए। वे ऐसे ही सो गए जितना वे पूरे दिन नाटक करते रहे थे, उससे ज्यादा करीब। अंत में उस छोटे से कमरे के अंधेरे में एक दूसरे के प्रति ईमानदार। सुबह बहुत जल्दी आ गई। मीरा रोहन के सीने पर झुकी हुई जागी। उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था, मानो यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक जगह हो। एक पल के लिए वह भूल गई कि वह कहां है। सभी जटिलताओं को भूल गई। केवल उसके शरीर की गर्मी, उसकी सांस की आवाज, सुरक्षा की भावना थी जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। फिर वास्तविकता ठंडे पानी की बाल्टी की तरह वापस आ गई। वह सावधानी से दूर चली गई। उसे जगाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन रोहन ने जैसे ही वह हिली, अपनी आंखें खोल दी। सुप्रभात, उसने नींद से भरी आवाज में कहा। सुप्रभात। हमें तैयार होना चाहिए। हमने वादा किया था कि हम सुबह जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे। उनके बीच का माहौल अजीब महसूस हुआ। अब पिछले दिन का कृत्रिम तनाव नहीं था, बल्कि कुछ गहरा और अधिक डरावना था। उस रात की प्राकृतिक अंतरंगता ने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसका दोनों को पता नहीं था कि कैसे सामना किया जाए। परिवार के साथ नाश्ता सामान्य होने के कारण दर्दनाक महसूस हुआ। मीरा की मां ने एक दावत तैयार की। समोसे, जलेबी, खीर। हर कोई जानना चाहता था कि रोहन कब वापस आएगा, अगली पारिवारिक बैठक कब होगी। जल्द ही, उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मीरा की टकटकी से बचते हुए। विदाई बहुत भावनात्मक थी। मीरा की मां ने रोहन को ऐसे गले लगाया मानो वह वास्तव में परिवार का हिस्सा हो। मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, उसने दोहराया। मुझे अपने बेटे की तरह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, उसने जवाब दिया। और उसने अपनी ईमानदारी से खुद को आश्चर्यचकित कर दिया। वापसी की यात्रा जाने की यात्रा से बहुत अलग थी। खामोशी अब घबराई हुई नहीं थी, बल्कि अनकही बातों से भारी थी। मीरा खिड़की से बाहर गुजरते हुए दृश्यों को देख रही थी, विचारों में डूबी हुई थी। तुम क्या सोच रही हो? रोहन ने लगभग 2 घंटे की कुल खामोशी के बाद पूछा। इस बारे में कि 2 दिनों में सब कुछ कैसे बदल गया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कल सुबह हम मालिक और नौकरानी थे जो डेटिंग का नाटक कर रहे थे। आज मुझे नहीं पता कि हम क्या हैं। रोहन ने गति धीमी कर दी और एक टोल रोड के बाकी क्षेत्र में रुक गया। उसने इंजन बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ा। मीरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने उसे चिंता से देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए फिर से काम करो। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझे निकाल रहे हो? नहीं, वह नहीं। बस मैं दिखावा नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी नौकरानी हो। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हें हर दिन मेरी कॉफी बनाते, मेरे घर की सफाई करते हुए फिर से अदृश्य होते हुए नहीं देख सकता। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें वास्तव में जानना चाहता हूं। मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, यह पता लगाना चाहता हूं कि जब मीरा काम नहीं कर रही होती है तो वह कौन होती है। रोहन, मुझे उस नौकरी की जरूरत है। मुझे अपने परिवार को पैसे भेजने की जरूरत है और तुम भेजती रहोगी। मैं तुम्हें बिना समर्थन के नहीं छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें मेरे कर्मचारी से ज्यादा बनने का मौका दे रहा हूं। कैसे? मुझे ठीक से नहीं पता। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वास्तविक कोशिश करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कल मेरे पास सालों में सबसे खुशी का दिन था और यह अभिनय के कारण नहीं था। मीरा ने एक गहरी सांस ली। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता? क्या होगा अगर हम पाते हैं कि यह सिर्फ एक पल था? तो कम से कम हमें पता चलेगा कि हमने कोशिश की थी। वे उस सड़क के किनारे के पेट्रोल पंप पर बैठे थे। 2 दुनियाएं जो टकराने या एक होने वाली थीं।
मुझे सोचने की जरूरत है, मीरा ने अंत में कहा। तुम्हें कितना समय चाहिए? मुझे नहीं पता। यह सब बहुत भ्रमित करने वाला है, बहुत तेज। रोहन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मीरा, यह दिखावा मत करो कि कल नहीं हुआ था। मुझे एक दूर के मालिक के रूप में व्यवहार करना वापस मत करो। मुझसे ईमानदार रहो, भले ही यह न कहने के लिए हो। बाकी यात्रा के दौरान वे छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते रहे। पार्टी, मीरा का परिवार, राजधानी और ग्रामीण इलाकों में जीवन के बीच का अंतर। यह एक दूसरे को जानने वाले दो लोगों के बीच एक वास्तविक बातचीत थी, मालिक और नौकरानी के बीच नहीं। जब वे रोहन के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचे तो वास्तविकता ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। सुरक्षा गार्ड ने रोहन को औपचारिक रूप से नमस्कार किया और मीरा को विनम्रता से सिर हिलाया। सोने की परत चढ़ी लिफ्ट उन्हें विलासिता की दुनिया में ले गई, जो मीरा के परिवार के घर की सादगी के बाद विदेशी महसूस हुई। ठीक है, मीरा ने कहा जब वे हॉल में पहुंचे। सब कुछ के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में विशेष था, मीरा। हाँ, मुझे धन्यवाद मत दो, मानो यह सिर्फ एक एहसान था। यह मेरे लिए वास्तविक था। उसने उसे आंसू भरी आंखों से देखा, मेरे लिए भी। और फिर इससे पहले कि कोई बहुत ज्यादा सोच पाता, वह करीब आई और उसे चूम लिया। एक कोमल लेकिन तीव्र चुंबन, पिछले 2 दिनों के सभी भ्रम और भावनाओं से भरा हुआ। जब वे अलग हुए तो दोनों हाफ रहे थे। मुझे सोचने की जरूरत है, उसने दोहराया। मुझे पता है। मीरा ने अपना बैग उठाया और नौकरानी के कमरे की ओर चल दी, जहां वह हमेशा देर से काम करते समय सोती थी। लेकिन दरवाजे पर वह रुकी और मुड़ी। रोहन, हाँ, मुझे यह देखने में मदद करने के लिए धन्यवाद कि मैं ज्यादा की हकदार हूं। और इसके साथ वह गायब हो गई। रोहन को अपने खाली आलीशान अपार्टमेंट के हॉल में अकेला छोड़ गई, यह जानते हुए कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। अगले कुछ दिन दोनों के लिए अजीब महसूस हुए। मीरा ने काम करना जारी रखा, लेकिन हवा में एक निरंतर तनाव था। वे एक दूसरे के साथ विनम्रता से व्यवहार करते थे, लेकिन एक ही कमरे में बहुत देर तक अकेले रहने से बचते थे। रोहन ने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन खुद को लगातार मीरा के बारे में सोचते हुए पाया। हर बार जब वह घर में उसके कदमों की आवाज सुनता तो वह उसे ढूंढना, उससे बात करना और यह समझना चाहता था कि वह क्या सोच रही है। दूसरी ओर मीरा खुद से लड़ रही थी। उसका एक हिस्सा उस संभावना में कूदना चाहता था, यह पता लगाना चाहता था कि उनके बीच क्या हो सकता है। लेकिन व्यावहारिक हिस्सा, जिसने 3 साल तक परिवार के लिए पैसे भेजे थे, ने उसे जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता? क्या होगा अगर यह 2 अकेले लोगों का सिर्फ एक पल का जुनून है? क्या होगा अगर वह न केवल नौकरी खो दे, बल्कि वित्तीय स्थिरता भी खो दे जिस पर उसका परिवार निर्भर था? गुरुवार की रात मीरा ने अपना निर्णय लिया। उसने रोहन को उसके कार्यालय में पाया, दस्तावेजों की जांच करते हुए, जैसे वह हमेशा करता था जब वह किसी और चीज के बारे में सोचने से बचना चाहता था। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूं? उसने तुरंत ऊपर देखा, मानो वह दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। जरूर। मीरा उसकी मेज के सामने की कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसे सीधे नहीं देख सकी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है कि हमने क्या बात की, और मुझे लगता है कि तुम सही हो। जो हुआ उसके बाद मैं यहां काम करना जारी नहीं रख सकती। रोहन का दिल डूब गया। मीरा, नहीं, मुझे खत्म करने दो। मैं जारी नहीं रख सकती, क्योंकि मैं दिखावा नहीं कर पाऊंगी। हम सिर्फ मालिक और नौकरानी हैं। क्योंकि हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे याद आता है कि तुमने मेरे परिवार की देखभाल कैसे की, तुमने मुझे कैसे विशेष महसूस कराया। उसने अंत में उसे देखने की हिम्मत पाई, लेकिन मैं भी डरती हूं। किस बात का डर? कि यह मेरी ओर से सिर्फ कृतज्ञता हो सकती है, कि तुम अकेलेपन को प्यार समझ सकते हो, कि हम इतने अलग दुनिया से हैं कि यह कभी काम नहीं करेगा। रोहन खड़ा हुआ और मेज के चारों ओर घूमकर उसकी कुर्सी के बगल में घुटने टेक दिया। मीरा, मैं तुम्हारे डर को समझता हूं, लेकिन क्या होगा अगर हम डर के कारण कुछ खास खो दें? क्या होगा अगर हम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं? तो हम इसे एक साथ पता लगाएंगे। लेकिन तुम अकेले यह निर्णय सिर्फ डर के आधार पर नहीं कर सकते। मीरा ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। तुम वास्तव में क्या प्रस्ताव कर रहे हो? मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि तुम कोशिश करो, मेरे साथ बाहर जाओ, मुझसे बात करो। मुझे इस संदर्भ के बाहर तुम्हें जानने का मौका दो। चलो देखते हैं कि हम जो महसूस करते हैं वह वास्तविक है या नहीं। और मेरी नौकरी, मेरी स्थिरता, तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लोगी।
अगर तुम काम करना चाहती हो या तुम कुछ ऐसा करना सीख सकती हो जो तुम हमेशा से चाहती थी, आर्थिक रूप से तुम सुरक्षित रहोगी जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते। यह बहुत जोखिम भरा लगता है। प्यार हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन विकल्प हमेशा यह सोचते हुए जीना है कि क्या होता। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय से संघर्ष कर रही थी। ठीक है, उसने अंत में कहा, चलो कोशिश करते हैं। रोहन दिनों में पहली बार मुस्कुराया। सच में? सच में, लेकिन एक शर्त पर। क्या? धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि यह वास्तविक है। इससे पहले क्या? मीरा शर्मा गई। इससे पहले कि कुछ और गंभीर हो। सहमत हूं, धीरे धीरे। और अगर यह काम नहीं करता तो तुम वादा करो कि यह अजीब नहीं होगा कि हम बिना किसी नाटक के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मैं वादा करता हूं। मीरा ने एक गहरी सांस ली। तो क्या तुम कल मेरे साथ एक सामान्य रेस्तरां में दो सामान्य लोगों की तरह रात का खाना खाओगे? खुशी से। और पहली बार जब से वे ग्रामीण इलाकों से लौटे थे, दोनों ईमानदारी से मुस्कुराए। रोहन उस रात के खाने के लिए किसी भी व्यावसायिक बैठक से ज्यादा घबराया हुआ था जिसमें वह कभी शामिल हुआ था। उसने एक आरामदायक छोटा भारतीय रेस्तरां चुना जो इतना भव्य नहीं था कि मीरा को डरा सके, लेकिन इतना आकस्मिक भी नहीं था कि वह लापरवाह लगे। वह 15 मिनट पहले पहुंचा और एक कोने की मेज पर इंतजार किया। मानसिक रूप से वह सब कुछ दोहरा रहा था जो वह कहना चाहता था, वह सब कुछ जो वह पूछना चाहता था। जब मीरा पहुंची तो उसने उसे लगभग नहीं पहचाना। उसने एक साधारण हरी पोशाक पहनी थी जो उसकी आंखों को उभार रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। वह एक प्राकृतिक, बिना दिखावे के तरीके से सुंदर थी, इस तरह से कि रोहन का पेट घूम गया। नमस्ते, उसने कहा, स्पष्ट रूप से उसके जितना ही घबराया हुआ था। नमस्ते, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मीरा शर्मा गई। धन्यवाद, तुम भी अच्छे लग रहे हो। वे बैठ गए और कुछ मिनटों के लिए केवल खामोशी थी जब वे मेनू का अध्ययन करने का नाटक कर रहे थे। अंत में रोहन हंसा। यह मूर्खतापूर्ण है क्या? हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं और हम पहली डेट पर 2 किशोरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मीरा भी हंसी और तनाव कम होने लगा। यह अजीब लगता है। अलग? अच्छा, अलग या बुरा अलग? मुझे अभी तक नहीं पता। रात के खाने के दौरान उन्होंने उन चीजों के बारे में बात की जिन पर उन्होंने कभी चर्चा नहीं की थी। रोहन ने अपने बचपन के बारे में बताया। उसने अपना व्यवसाय कैसे शुरू किया, दुनिया भर में घूमने के अपने छोड़े हुए सपनों के बारे में। मीरा ने ग्रामीण इलाकों में अपने जीवन के बारे में बात की, दिल्ली जाने के अपने फैसले के बारे में, नर्सिंग सीखने की अपनी गुप्त इच्छा के बारे में। नर्सिंग क्यों? रोहन ने पूछा। मुझे हमेशा लोगों की देखभाल करना पसंद था और अपनी मां को बीमार देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं दूसरे परिवारों की मदद करना चाहती हूं जो उसी चीज से गुजर रहे हैं। तुमने कभी पढ़ाई क्यों नहीं की? पैसा, समय, जिम्मेदारी। और अब अगर तुम्हें मौका मिले। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। तुम पेशकश कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कि तुम क्या चाहती हो। मैं हमेशा से चाहती थी, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सपना लगता है। सबसे अच्छे सपने हमेशा ऐसे ही लगते हैं। रात के खाने के बाद वे शांति से सड़क पर चले। दिल्ली में एक गर्म रात शहर की रोशनी के साथ एक लगभग रोमांटिक माहौल बना रही थी। मीरा, रोहन ने चलना बंद करते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ईमानदार रहो। ठीक है? क्या तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस होता है या क्योंकि तुम जो मैंने किया उसके लिए आभारी हो? मीरा ने जवाब देने से पहले लंबे समय तक सोचा। अंजलि की शादी में जब तुमने मेरे साथ नृत्य किया, जब तुमने मुझे चूमा, एक पल के लिए मैं भूल गई कि यह दिखावा था। मैं भूल गई कि तुम मेरे मालिक हो, कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूं। एक पल के लिए केवल हम थे। और अब मैं डरी हुई हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कृतज्ञता और भावनाओं के बीच अंतर कर सकती हूं या नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैं पता लगाना चाहती हूं। तो चलो एक साथ पता लगाते हैं। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया। मीरा ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसे पकड़ लिया। यह उतना ही सरल था। 2 वयस्कों ने कोशिश करने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्ते दोनों के लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर थे। मीरा ने आधिकारिक तौर पर रोहन के लिए काम करना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी आलीशान अपार्टमेंट में रहती थी, जबकि अपना खुद का अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। उन्होंने एक अजीब लेकिन प्यारी दिनचर्या बनाई। रोहन सुबह काम पर जाता था,
मीरा घर पर नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ती थी। उसने ट्यूशन के लिए भुगतान करने पर जोर दिया था। दोपहर में वे बातचीत करने के लिए मिलते थे। कभी कभी बाहर रात का खाना खाते थे, कभी साथ में खाना बनाते थे। इन छोटे छोटे पलों में ही रोहन ने पाया कि मीरा वास्तव में कौन है। उसने देखा कि वह पढ़ते समय कैसे ध्यान केंद्रित करती है। बेखबर उसकी जीभ उसके मुंह के कोने में दिखाई देती है। वह खाना बनाते समय कैसे गुनगुनाती है। जब वह दूसरों की मदद करने के अपने सपनों के बारे में बात करती है तो उसकी आंखें कैसे चमकती हैं। दूसरी ओर मीरा ने उस रोहन को जाना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। काम के माहौल के बाहर वह मजेदार, ध्यान रखने वाला, आश्चर्यजनक रूप से विनम्र था। उसके पास हर चीज के बारे में दिलचस्प राय थी, लेकिन वह बात करने से ज्यादा सुनता था। वह नीचा दिखाए बिना उदार था। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या आश्चर्यचकित करता है? मीरा ने एक रात कहा, जब वे रात के खाने के बाद एक साथ बर्तन धो रहे थे। क्या तुम कितने सामान्य हो? रोहन हंसा। धन्यवाद। मुझे लगता है नहीं, सच में। मुझे लगा कि तुम्हारे पैसे वाला कोई व्यक्ति अभिमानी होगा, दूर रहेगा, लेकिन तुम मानवीय हो और यह अच्छा है, यह असाधारण है। उस रात उन्होंने फिर से चूमा। विदाई या धन्यवाद का चुंबन नहीं, बल्कि हफ्तों के तनाव और एक साथ खोज से भरा एक वास्तविक चुंबन। जब वे अलग हुए तो दोनों हाँफ रहे थे। मीरा, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन वे अभी भी अगला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। असहजता, सामाजिक अंतर और एक साथ डर की एक परत थी जिसे हल करने की जरूरत थी। पहली वास्तविक समस्या तब सामने आई जब रोहन को एक व्यावसायिक कार्यक्रम, एक चैरिटी पर्व में शामिल होना पड़ा, जहां दिल्ली के सभी संभ्रांत लोग मौजूद रहेंगे। मेरे साथ चलो, उसने विनती की। मीरा पीली पड़ गई। मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। क्योंकि वे सभी लोग जानेंगे कि मैं हुआ करती थी। कि तुम क्या हुआ करती थी? तुम्हारी नौकरानी। शब्द उनके बीच एक भौतिक बाधा की तरह तैर रहे थे। मीरा, क्या यह तुम्हारे लिए मायने रखता है? क्या यह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखना चाहिए? मेरे लिए नहीं। रोहन, यथार्थवादी बनो। तुम अपने व्यावसायिक सहयोगियों को, अपनी पूर्व नौकरानी को अपनी प्रेमिका के रूप में पेश करोगे। यह सवाल उचित और दर्दनाक था रोहन के लिए, क्योंकि इसने एक ऐसी असहजता को छुआ जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें मीरा के रूप में पेश करूंगा, जिस महिला को मैं जान रहा हूं, जो महिला मेरे लिए कुछ मायने रखती है। लेकिन जब वे पूछेंगे कि हम कैसे मिले, जब वे मेरी शिक्षा, मेरे परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। रोहन के पास कोई सीधा जवाब नहीं था और उसकी खामोशी ही काफी जवाब थी। यही मैंने सोचा था, मीरा ने दुख से कहा। यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो, है ना? तो फिर मुझे बताओ, रोहन, क्या तुम अपने अमीर दोस्तों को यह बताने के लिए तैयार हो कि करोड़पति व्यवसायी एक पूर्व नौकरानी के साथ डेटिंग कर रहा है? अपने बारे में इस तरह बात मत करो। क्यों? क्या यह सच्चाई नहीं है? यह पूरी सच्चाई नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे लिए, शायद उनके लिए, मैं हमेशा वह नौकरानी रहूंगी जिसने अपने मालिक को फंसा लिया। झगड़ा मीरा के अपने कमरे में खुद को बंद करने और रोहन के अकेले उस कार्यक्रम में जाने के साथ समाप्त हुआ। पूरी रात वह खाली महसूस करता रहा, व्यापार और दान के बारे में बातचीत में दिलचस्पी का दिखावा करता रहा, जबकि घर पर अकेली मीरा के बारे में सोचता रहा। जब वह वापस आया तो उसने उसे रसोई में चाय पीते हुए पाया। मुझे खेद है, उसने तुरंत कहा। किस लिए? जवाब न होने के लिए, संदेह करने के लिए। मीरा ने उसे थकी हुई आंखों से देखा। रोहन, यह तुम्हारे संदेह के बारे में नहीं है, यह वास्तविकता के बारे में है। हम अलग अलग दुनिया से हैं। क्या होगा अगर हम उसे बदल दें? कैसे? मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं दूसरों के कारण हम पर हार नहीं मानना चाहता। मीरा ने आह भरी। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन हमें चुनौतियों के बारे में यथार्थवादी होना होगा। तो फिर हम उनका सामना एक साथ करेंगे, एक साथ। और सभी कठिनाइयों के बावजूद दोनों जानते थे कि वे कोशिश करना चाहते हैं। उस पहले वास्तविक झगड़े के बाद उनके बीच कुछ बदल गया। विरोधाभासी रूप से इसने उन्हें और करीब ला दिया। उन्होंने एक वास्तविक कठिनाई का सामना किया था और एक साथ रहने का फैसला किया था।
मीरा रोहन के साथ कुछ छोटे कार्यक्रमों में शामिल होने लगी। कुछ दोस्तों के साथ अंतरंग रात्रिभोज, आकस्मिक बैठकें। धीरे धीरे वह आराम करने लगी, यह महसूस करते हुए कि रोहन के सामाजिक दायरे में हर कोई अभिमानी या निर्णय लेने वाला नहीं था। दूसरी ओर रोहन मीरा की दुनिया में प्रवेश करने लगा। वह ट्यूशन से उसके दोस्तों से मिला, वह उनके कुछ पारिवारिक समारोहों में गया, ग्रामीण इलाकों में परिवार से 2 बार मिलने गया। तुम्हें पता है कि माँ पहले से ही हमारी शादी की योजना बना रही है ना? मीरा ने उन यात्राओं में से एक के बाद कहा। और यह तुम्हें परेशान करता है? थोड़ा। और तुम, शादी का विचार या तुम्हारी माँ की योजना? मीरा शर्मा गई। विचार मुझे परेशान नहीं करता। सच में? सच में क्या? सच में मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूं। मीरा लगभग अपनी कॉफी पर घुट गई। सच में? सच में। अभी के लिए नहीं, दबाव के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना के रूप में। रोहन, हम अभी तक एक साथ सोए भी नहीं हैं और तुम पहले से ही शादी के बारे में सोच रहे हो। मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, तुम्हारे साथ कुछ वास्तविक और स्थायी बनाने के बारे में। मीरा बहुत देर तक चुप रही। तुम क्या सोच रही हो? उसने पूछा। यह कितना डरावना और सुंदर है, एक ही समय में। अच्छा डरावना या बुरा डरावना, मुझे अभी तक नहीं पता। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। अंजलि की शादी के 3 महीने बाद एक गर्म गर्मी की रात में मीरा और रोहन आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी पर थे, दिल्ली की रोशनी को देख रहे थे। उन्होंने घर पर रात का खाना खाया था, साथ में खाना बनाया था, अपने दिन के बारे में बात की थी। रोहन, मीरा ने अचानक कहा। हाँ, मैं तैयार हूं। किस लिए तैयार हो? वह उसे देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें गंभीर लेकिन दृढ़ थीं। डरना बंद करने के लिए, जो हमारे पास है उस पर विश्वास करने के लिए। रोहन ने अपने दिल को तेज धड़कते हुए महसूस किया। तुम निश्चित हो? निश्चित। इन महीनों ने मुझे दिखाया है कि यह वास्तविक है, कि तुम वास्तविक हो, कि मैं जो महसूस करती हूं वह वास्तविक है। मीरा, नहीं, मुझे बोलने दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की देखभाल करने, अपने सपनों, अपनी खुशी का त्याग करने में बिताई है। पहली बार कोई है जो मेरी देखभाल करना चाहता है। पहली बार मुझे प्यार किए जाने के योग्य महसूस हुआ। रोहन करीब आया, धीरे से उसके चेहरे को छुआ। तुम हमेशा योग्य थी, बस तुम्हें देखने के लिए सही व्यक्ति नहीं मिला था। और तुम निश्चित हो कि मैं सही व्यक्ति हूं। एक पूर्व नौकरानी, बिना उच्च शिक्षा के, ग्रामीण इलाकों से। चुप रहो, रोहन ने काट दिया। तुम वह महिला हो जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसने अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कड़ी मेहनत की, जो हर कमरे को रोशन करती है जिसमें वह प्रवेश करती है, जो मुझे याद दिलाती है कि जीने का क्या मतलब है। उसने एक पल के लिए रुकते हुए एक गहरी सांस ली। तुम सबसे वास्तविक व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं, और हां, मुझे यकीन है कि तुम सही व्यक्ति हो। इसके बाद का चुंबन अन्य सभी से अलग था। यह समर्पण का चुंबन था, भविष्य का वादा था। जब वे अंत में अलग हुए तो रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं मीरा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। और उस रात पहली बार वे वास्तव में एक साथ सोए, एक मालिक और नौकरानी के रूप में नहीं, जो मजबूरी में एक बिस्तर साझा कर रहे थे, बल्कि 2 लोगों के रूप में जिन्होंने एक साथ कुछ बनाने का फैसला किया था। हम रोहन और मीरा की इस खूबसूरत कहानी के अंत में आ गए हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सबसे सरल और अप्रत्याशित इशारों से पैदा हो सकता है। कभी कभी दयालुता का एक कार्य 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है, और यह दिखा सकता है कि जब सच्चा प्यार और एक साथ लड़ने की इच्छा हो तो सामाजिक अंतर कोई बाधा नहीं है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है जैसे इसने हमारे दिल को छुआ है, तो लाइक करना और उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें जो प्यार की शक्ति में भी विश्वास करते हैं, जो सब कुछ बदल देता है। आपका समर्थन हमें प्रेरणादायक और मार्मिक कहानियां बनाते रहने में बहुत मदद करता है। यदि आप इस तरह की और कहानियां चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें, ताकि आप प्यार, संघर्ष और आशा की नई कहानियों से न चूकें। और हमें टिप्पणियों में अपना नाम और आप हमें किस शहर से देख रहे हैं बताएं। हमें यह जानकर खुशी हुई कि हमारे पास पूरे भारत में फैले हुए दोस्त हैं जो हमारी कहानियों को पसंद करते हैं। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन और अगली कहानी में मिलते हैं। हाँ,